तीफी बट क्या किरदार है? तीफी बट को कल का बच्चा थोड़ी है। तीफी बट एक तारीख है। तीफी बट की एज इस वक्त 70 साल के करीब करीब है। उसकी जो क्रिमिनल एज है 50 साल के करीब बनती है। उसे क्या खतरा था फिर अमीर बलाच के साथ, क्योंकि अमीर बलाच तो सुलह की बात करता था। अमीर बालाज भी कभी सुलह की बात नहीं करता था। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैं नहीं समझता कि बालाज कोई मोहतात था। ये शायद कत्ल ना होता अगर एहसन शाह इसमें बदनुमा किरदार अदा ना। ब्लैक बुक एक चीज है, आपका नाम जुड़ता है उसके साथ। ब्लैक बुक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसमें हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, उनका इसमें जिक्र होता है। कहा जाता है कि अगर आपने एक अच्छा पुलिस अफसर बनना है तो आपके ताल्लुकात कहीं ना कहीं किसी भी लिहाज से होने चाहिए जराइम पेशा अफराद के साथ। मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूं। क्रिमिनल्स के साथ ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। क्रिमिनल्स की डायरी मुकम्मल होनी चाहिए। क्रिमिनल के वकूए देखने के लिए पुलिस अफसर नहीं है। पुलिस अफसर वो होता है जो क्रिमिनल्स को वकूए दिखाए। एक वक्त था कि लाहौर में भी दहशतगर्दी अपने रूज पे थी। कितना लिंक होता था इसका रॉ के साथ? जितनी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है ना जी, वो ये जेहन में रखिए कि दुश्मन मुल्क 100% उसमें इन्वॉल्व है। कितनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है पुलिस अफसर को? खूबसूरत दौर था परवेज़ मुशर्रफ का, कोई प्रेशर नहीं होता था। मेरे ताज़ा तरीन इल्म के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मेरी बड़ी डिटेल मीटिंग्स हुई हैं। आपकी वज़ीर आला चंगे काम कर रही है। अगर वो इसी पावर से, इसी सोच से लगी रही, अपनी पार्टी का मुंह धो देगी। अस्सलाम वालेकुम जी। पब्लिक पॉडकास्ट की एक नई सीरीज़ के साथ मैं हूं अली चौधरी। जराइम की दुनिया का अहवाल, जराइम की दुनिया में क्या कुछ होता रहा है और क्या कुछ हो रहा है, अपने आज की इस वीडियो में, अपनी इस सीरीज़ में तमाम चीज़ों को जो है वो ज़ेरे बहस बनाएंगे। मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। 42 साल सर्विस है पंजाब पुलिस की, एक बड़ा नाम रखते हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर साहब हमारे साथ हैं, जो कि इंस्पेक्टर के ओहदे से रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन DSP के तौर पर भी अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे चुके हैं। CIE में भी बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है वो काम किया है। उसके साथ साथ ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन पुलिस के साथ भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम किया। बहुत से हाई प्रोफाइल केसेस को भी सॉल्व करने में अपना अहम किरदार अदा किया है। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपने कुछ बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी। मैं नाचीज़ शायद इस काबिल नहीं था। बारकैफ अल्लाह का बड़ा एहसान। नहीं बाबर साहब, जो हमने देखा और जो सुना है कि आप एक डरावना ख्वाब रहे हैं जराइम पेशा अफराद के लिए, और वो अफराद जो कि ख़ुद को बहुत ज़्यादा तुरम खां समझते थे, कहीं ना कहीं उन पर नकेल डालते रहे हैं आप। अगर मैं आपकी हिस्ट्री से शुरू करें हम, कि कैसे पंजाब पुलिस में आने का फ़ैसला किया और क्या दौर था वो, क्या वक्त था वो? बड़ा खूबसूरत दौर था। और उस ज़माने में पुलिस जॉइन करना ख्वाब हुआ करता था। लोग ख्वाहिश करके पुलिस जॉइन करते थे। और हमारे उस्ताद कहा करते थे कि ब्रिटिश दौर में इसे किंग कमीशन कहा जाता था। तो यकीनन यूनिफॉर्म पहनने का नौजवानों को बड़ा शौक़ होता है। और उसी शौक़ में हम भी पुलिस में आ गए। और मैंने बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अपनी सर्विस का आगाज़ किया। और बहुत उतार चढ़ाव देखे। कभी बुलंदी की तरफ गए और फिर कभी पस्ती की तरफ बढ़ गए। बाहर कैफ जो भी रहा, रिग्रेट कोई नहीं है। बड़ी कामयाब मुलाजमत की और बहुत बेहतरीन तरीके से अपने फ़राइज़ सरअंजाम दिए अल्लाह को राज़ी करने के लिए। आप बहुत ज़्यादा क्राइम फाइटर पुलिस अफ़सर के तौर पर जो है देखे जाते हैं, माने जाते हैं। बहुत एक नाम मकाम है आपका। बताइएगा कौन-कौन से केसेज़ आपने, हाई प्रोफ़ाइल केसेज़ आपने अपनी इस हिस्ट्री में, अपनी पुलिस की सर्विस में जो है वो सॉल्व किए हैं? चंद एक तो मैं भी जानता हूँ। दुआ ज़हरा वाला एक केस काफ़ी हाई प्रोफ़ाइल था, उसमें आपने काम किया। मोटरवे ज़्यादती केस वाले केस में आपने काम किया। जबकि एक बहुत ही महकमे के लिए जो केस था, वो फ़ख्र अदील वाला केस, उसको जो है वो भी आपने सॉल्व करने में काफ़ी अहम किरदार अदा किया। तो बताइएगा, सबसे पहले अगर हम मुफ़ख्र अदील वाले केस की बात करें, अपने ही महकमे के अफ़सर को कैसे आपको पता लगा कि वो ही जो है वो मुलज़िम है, वही कातिल है? देखिए, वो बड़ा ही एक बदनुमा वाक़या है। और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ा तकलीफ़ देह वक्त था जब ये इल्म में आया कि हमारे एक बड़े सीनियर और एक पढ़े लिखे नौजवान पुलिस अफसर ने एक ऐसा जुर्म कर दिया है जो रहती दुनिया तक दोस्ती के नाम पे भी धब्बे की शक्ल में रहेगा। और
हमारे लिए, पुलिस के लिए तो यकीनन वो एक बहुत ही बदनुमा दाग रहा। मुफक्खर अदील ने अपने ही दोस्त को अपने ही हाथों कत्ल कर दिया। उसकी अंदरूनी तौर पे क्या वजूहात रही होंगी और उनके माबैन किस किस्म की तलखियाँ पैदा हुई होंगी, ये तो एक बहुत लंबा चैप्टर है। लेकिन इसमें जो बताने वाली बात है वो ये है कि मुफक्खर अदील की तमाम तर तालीम, मुफक्खर अदील की ग्रूमिंग उसी फैमिली ने की जिस फैमिली के चश्मो चराग को, एक ब्राइट स्टार को मुफक्खर अदील ने नहायत भयानक अंदाज में मौत के घाट उतार दिया। इस सारे केस में आपका क्या किरदार रहा था? कैसे आपको पता लगा? कहाँ से इन्वेस्टिगेशन आपने शुरू की? और इनिशियल स्टेज पे बड़ी इब्तदाई सूरत हाल में मेरे एक कलीग हैं, DSP-CIA शादरा तैनात हैं, नबी बख्श भट्ट साहब। जी, नबी बख्श भट्ट। मेरे पास उन्होंने आना था, हम खाना इकट्ठे खाना था हमने। तो मुझे उनका फ़ोन आया कि सर मुफक्खर अदील के एक बड़े करीबी दोस्त हैं, उन दिनों में वो मुफक्खर अदील के मातहत तैनात थे, तो वो मिल नहीं रहे। मैंने कहा जी कौन? कह रहे शहबाज ततला। तो सर आप ऐसे करें कि हम नहीं आ रहे आपकी तरफ, आप कलमा चौक तशरीफ़ ले आएँ, उसे तलाश करना है, बड़ा बड़ा परेशानी का बायस बना हुआ है। तो ठीक है, हमने इकट्ठे तो होना है, खाना वहाँ खा लेंगे। बाहर कैफ मैं डिफेंस से चला और मेरी उन दिनों पोस्टिंग डिफेंस थी। मैं वहाँ से चला और कलमा चौक पहुँच गया। कलमा चौक में मुफक्खर अदील की और शहबाज ततला की एक CSS के लिए प्रिपरेशन के लिए एक एकेडमी थी। वहाँ पे हमने मुलाकात की मुफक्खर साहब से और मुफक्खर अदील ने हमें कुछ चीज़ें बताईं कि जी वो ये ऐसे आया था, ऐसे चला गया और वो आया भी था, उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चल रहा वो कहाँ गया है। तो हम बड़ी इब्तदाई जब अभी मुफक्खर ने ये अनाउंस ही किया था कि शहबाज ततला जो है वो नहीं मिल रहा, तो हम उस वक्त इस तफ्तीश में आ गए थे। और इसमें मज़े की बात यह है कि रात गए तक हम इस नतीजे पे पहुंच गए थे कि शहबाज ततला, ये तो कंफर्म नहीं था कि शहबाज मर्डर हो गया, लेकिन एक चीज़ हमने क्लियर कर दी थी और हमने मुफक्खर अदील को ये सवाल दाग दिया था कि जनाब आपको पता है शहबाज कहाँ है? आप जानते हैं शहबाज कहाँ है? उसी रात को सुबह का सूरज तुलू होने से पहले। और फिर हमने वहाँ पे उनसे ये कहा कि जी हम बहुत आगे तक पहुँच गए हैं, हमने बहुत सारे कैमरास ट्रेस कर लिए हैं, हमने बहुत सारी मूवमेंट्स जो हैं वो मॉनिटर कर ली हैं, अब हमें FIR चाहिए, आप फौरी तौर पे FIR लॉन्च कीजिए, करवाइए और उसकी कॉपी हमें दें ताकि हम सेफ सिटी से जो फुटेजेस हैं वो हासिल करें, ऑफिशियली केस को आगे लेके बढ़ें। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि नहीं यार आप लोग जो है ना वो बहुत जल्दबाजी से काम ले रहे हैं, शहबाज मेरा दोस्त था, वो आ जाएगा, तो अभी आप फिलहाल जाएं। हम बड़े हैरान परेशान हुए। हमारा एक मुश्तरका दोस्त था, हमारा मुश्तरका दोस्त से मुराद कि मुफक्खर अदील का एक बहुत करीबी दोस्त जो नबी बख्श भट्ट का बहुत करीबी दोस्त, हमने उसको बुलवाया और रात के पिछले पहर हमने उसे कहा कि मुफक्खर साहब कोई बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, मुफक्खर से ये कहें कि ये जो भी ब्लंडर कर रहे हैं इसको यहाँ स्टॉप कर दें और खुल जाएं, बता दें कि कहानी किधर जा रही है। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया इस तफ्तीश में, कुछ वक्त गुजरने के बाद, कि हमने मुफक्खर अदील को उसी घर में हम मौजूद थे जहाँ वो मर्डर हुआ था, उसके ड्राइंग रूम में बैठ के हमने मुफक्खर अदील से कहा, मैंने और नबी बख्श ने, कि कहानी बड़ी ख़राब है, सानू ये जो बहुत स्मैल आ रही है, बेटर यू गो एंड टॉक विद द पेरेंट्स ऑफ शहबाज ततला, और जो कुछ भी हो गया है ना वो कोई अच्छा नहीं हुआ, जाके बता दें। उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी आपसे? उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बहुत पढ़े लिखे बड़े ज़हीन पुलिस अफसर थे, उन्होंने बड़ा ड्रामा रचाया था, इसके लिए उन्होंने पूरा एक स्टेज थिएटर तैयार किया था
अपने गिरदोनवा में। ये बहुत लंबी स्टोरी, लाहौर में भी वो दो दो जगह पे एसपी भी रह चुके हैं, तो उनको बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी उन्होंने बनाई हुई थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं उसको पुलिस ऑफिसर नहीं मानता जो हालात और वाक़यात को देख के और उसमें इन्वॉल्व लोगों से मिलने के बाद, वो खा छुपे हुए इन्वॉल्व लोग हों, वो खा सामने आ चुके हों, पुलिस ऑफिसर के सामने जब कोई क्रिमिनल जिससे कोई गलती सरजद हो गई हो, तो वो पुलिस अफसर उसको भांप लेता है। उसे पता चल जाता है कि ये 10 लोग हैं, इन 10 लोगों में से ये जो कोई एक शख्सियत है, इस शख्सियत के मामलात ख़राब हैं, इसके मामला दुरुस्त नहीं है। तो हमने उसी वक्त बता दिया था, अगले दिन तो हमने बिल्कुल क्लियरली बता दिया था, हमने सीनियर्स को भी बता दिया था कि जनाब गड़बड़ जो है वो मुफक्खर में है, और आप मुफक्खर को बिठाएं, नहीं तो सानू दसो। लेकिन बाहर कैफ चूँकि बहुत सीनियर ऑफिसर था, ऐसे बराह रास्त उस पर इल्ज़ाम आयद नहीं किया जा सकता था जब तक कि पूरे सबूत सामने ना आ जाते, एविडेंसेस कलेक्ट ना हो जाती। और बहुत जल्दी ये केस क्लोज हुआ है। इसमें हम सिंध गए, वहाँ पे हमने खेतों में वक्त गुजारा, वहाँ लोकल्स के साथ हमने वक्त गुजारा, और बिल आखिर हम नतीजे तक पहुँच गए, और फाइनली मुफक्खर अदील जो था वो आज ही इज बिहाइंड द बार्स। आपको कैसे पता चला कि उसी घर के अंदर उसकी जो बाकियात आपको मिल सकती हैं वो सीवरेज के पाइपलाइन के अंदर मिल सकती हैं? देखिए, कैसे बात पता इस चला? तरह से है कि ये जो मुश्तरका दोस्त है ना जी, जो नबी बख्श भट्ट का भी करीबी दोस्त है और वो मुफक्खर का भी बहुत करीबी दोस्त है, हम जब उस एरिया को सर्च कर रहे थे जहाँ तक वो मुफक्खर अदील की गाड़ी भी जाती हुई हमें दिखाई दे रही है और शहबाज की भी मूवमेंट दिखाई दे रही है, तो हमने सवाल किया मुफक्खर के उस करीबी दोस्त से कि यार ये जो एरिया है फैसल टाउन का, यहाँ पे मुफक्खर या शहबाज ततला की कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं रहती, या कोई उसका आना जाना इस एरिया में? तो पहले तो उसने कहा कि नहीं, मेरे तो इल्म में नहीं। फिर वो अचानक चौंका क्योंकि उसका प्रॉपर्टी का बिजनेस था। उसने कहा एक मिनट वेट, कौन सा एरिया बता रहे हैं? उन्होंने कहा ये फैसल टाउन जिना हॉस्पिटल के साथ आगे एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसकी बैक साइड। उसने कहा जनाब मैंने वहाँ पे मुफक्खर अदील को एक फर्निश्ड घर किराए पे लेके दिया है, जो ये चंद दिन पहले मुफक्खर ने किराए पे लिया। इसी काम के लिए? ये मुफक्खर ने तो इसी काम के लिए लिया था, लेकिन उसको दोस्त को नहीं पता था कि ये घर इसने क्यों किराए पे लिया। वहाँ से फिर जो थी ना वो कहानी, वो सीधी हो गई। फिर हमारी तफ्तीश मुकम्मल हो गई। उसके बाद जो कानूनी लवाजमात होते हैं, जो सारे सिलसिले होते हैं, हमने मेरे अजीज़ ये तफ्तीश विद इन 24 आवर्स, या चलें आप इसको 36 आवर्स कर लें, हमने 36 घंटे में अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर ली थी। आप एक पीएसपी पुलिस अफसर के खिलाफ जो है वो तहकीकात कर रहे थे, प्रेशर वगैरह कोई आता था महकमे की तरफ से, या इन्फ्लुएंस वगैरह कोई कि केस तफ्तीश ऐसे ना करें, ऐसे कर लें? उस वक्त जो ऑफिसर्स थे उनमें ज़ीशान असगर जो इस वक्त मौजूदा डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है, और डॉक्टर इनाम वहीद जो उस वक्त डीआईजी इन्वेस्टिगेशन थे, बड़े अपराइट अफसरान हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड नेक लोग हैं। ये लोग 1% भी ये नहीं चाहते थे कि मुफक्खर अदील को कोई सॉफ्ट कॉर्नर मिले। वेयरएस यस इट इज़ करेक्ट कि पीएसपी लॉबी जो है, पीएसपी अफसरान एक दूसरे के लिए जान देते हैं, और बहुत कम देखने में आया। ये शायद एक मिसाल ही होगी कि कोई पुलिस अफसर पीएसपी किसी, चूँकि उसने गंदा जुर्म किया लिहाजा उसकी सपोर्ट नहीं हुई, वरना अदरवाइज़ नॉर्मल किस्म के क्राइम में तो मक्खन से बाल की तरह निकाल लिए जाते हैं। मुफक्खर अदील को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मुफक्खर अदील ने डिपार्टमेंट को गाली दी थी। बाबर साहब, बाकी भी हाई प्रोफाइल केस काफ़ी आपके क्रेडिट पे हैं, उनके बारे में ज़रूर पूछूंगा आपसे। ब्लैक बुक का भी ख़ास तौर पे आपसे पूछूंगा कि ब्लैक बुक
किस बला का नाम है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं ब्लैक बुक की जो एक पब्लिकेशन हुई थी उसके साथ। मुझे बताइएगा, आप पुलिस में आ गए, आपने बतौर एएसआई अपना ज्वाइनिंग दी, आपने आगे तरक्की करते हुए आप इंस्पेक्टर बने, डीएसपी का भी जो है वो चार्ज आपको मिला। उस वक्त आपके कैसे ताल्लुकात थे जराइम पेशा अफराद के साथ? क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपने एक अच्छा पुलिस अफसर बनना है तो आपके ताल्लुकात कहीं ना कहीं किसी भी लिहाज से होने चाहिए जराइम पेशा अफराद के साथ। देखिए, मैं इस बात को अ, मानने से इनकार करता हूँ और बबांगे दोहल इनकार करता हूँ। क्रिमिनल्स के साथ ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, क्रिमिनल्स की डायरी मुकम्मल होनी चाहिए आपके पास, क्रिमिनल्स की हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए, क्रिमिनल्स की रिश्तेदारियां भी आपको पता होनी चाहिए और उनके शबो रोज़ का आपको मुकम्मल इल्म होना चाहिए। तो पुलिस अफसर कभी नाकाम नहीं होता। मेरी किताब के सरवर्क पे लिखा हुआ है कि क्रिमिनल हमें जाए वकूआ दिखाता है। जाए वकूआ देखने से मुराद होती है 15 की कॉल होती है और पुलिस वकूए पे पहुंचती है, तो ये पुलिस के लिए एक बड़ा तकलीफ दे मरला होता है। मेरी पॉलिसिंग की किताब के सरवर्क पे लिखा हुआ है कि क्रिमिनल के वकूए देखने के लिए पुलिस अफसर नहीं होता। पुलिस अफसर वो होता है जो क्रिमिनल्स को वकूए दिखाए। क्रिमिनल को ये पता होना चाहिए कि मेरी तफ्तीश कौन कर रहा है या मेरे इलाके का अफसर कौन है जो मेरी फूफी से लेके मेरी नानी पड़नानी तक को जानता है। वो मेरे मामू को भी जानता है और वो मेरे दादके को भी जानता है। वो मेरे सर पे एक मौत के फरिश्ते की तरह सवार है। तो क्रिमिनल के लिए वही पुलिस अफसर तगड़ा होता है, ताल्लुक नहीं। ताल्लुक एक फजूल चीज़ है। जिस दौर में आप भी पुलिस सर्विस में रहे हैं बतौर इंस्पेक्टर भी, सब इंस्पेक्टर भी, अंडरवर्ल्ड का कहीं ना कहीं हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी गिरफ्त रही है लाहौर शहर में। हनीफा बाबा एक बड़ा नाम था उसका, जिन्होंने लाहौर शहर में जो है वो काफ़ी इसका अमन और अमान को ख़राब किया। हाई प्रोफाइल कत्ल भी जो है उनके जो है उनके नाम के साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ जो है वो आपकी सुना है कि काफ़ी आपने उनको दबा के रखा हुआ था। क्या ये ताल्लुकात थे दबा उनके साथ के आपके? रखे वाली बात जो है ना, वो तो दुरुस्त नहीं है। यस, हनीफा बाबा, मैं तो उनको बदमाश नहीं समझता था। मैं हनीफा बाबा को जानता हूँ जब वो ऑफिस बॉय हुआ करते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारा एक दोस्त थे। ये आप वही हनीफा बाबा की बात कर रहे हैं जी जी, जिनके हनीफा क्रेडिट बाबा, पे जी 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 अच्छा जी, मैं अच्छा उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मुझे अच्छा। अच्छी तरह से याद है, हमारी पोस्टिंग थी CIA कोतवाली। राना मुनीर, मैं और ताहिर आलम खान, हम CIA कोतवाली में तैनात थे। तो हनीफा बाबा वहीं पास में एक राना मुनीर साहब के दोस्त थे, उनका नाम भी हनीफ था और वो मार्बल का काम करते थे। तो हनीफा बाबा उनके पास ऑफिस बॉय थे, ये चाय लेके आते थे। तो मैं तो उस हनीफा बाबा को जानता हूँ जो वहाँ पे उनके जूते सीधे करते थे। मेरे लिए यकीनन ये एक बड़ा हैरत का मुकाम था और मेरे लिए बड़ी अजीब ये बात थी जिस दिन मैंने ये सुना कि हनीफा बाबा ते बदमाश बन गए ने। तो वो बदमाश बने या बदमाश बना दिए गए, जो लाहौरी ब्लड है ना जी, लाहौरी ब्लड के अंदर ये चीज़ मौजूद है। लड़ाई झगड़े, ये छोटे छोटे मामलात, वो फिर बढ़ते बढ़ते बहुत आगे निकल जाते हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि आपके वालिदैन, आपके आबाओ अजदाद इसके ज़िम्मेदार हैं। नौजवान नस्ल को काबू में रखना, इसमें एक पब्लिक के लिए भी एक ये सवाल है कि आप बच्चे को लंडे की पतलून लेके देते हैं और वो घर में लीवाइस की पतलून पहन के आता है, तो अब्बा जी और अम्मी जी उससे ये सवाल नहीं करते कि पुत्र असी तो तैनू 150 रुपए की लंडे की पतलून लैके दी सी, तुम ये लीवाइस कहाँ से पहन के आ गए। सिमिलरली बेटियों पे नज़र रखना कि बेटी को आप क्या ख़रीद के देते हैं। आपने उसको 3310 लेके दिया है और वो वापसी पे टच मोबाइल लिए फिर रही है, तो ये मैं समझता हूँ कि वालिदैन का कसूर है, वालिदैन की तरबियत की ज़रूरत है। हनीफा बाबा शायद क्रिमिनल ना बनते अगर उनके माँ बाप में क्राइम की टेंडेंसी मौजूद ना होती, क्राइम की एक्सेप्टेंस मौजूद ना होती। तो मैंने वो हनीफा बाबा देखे हुए हैं जो जी भाईजान जी भाईजान जी भाईजान किया करते थे और वो फिर बाद में कातिल बन गए।
ये तो वाकई बड़े कातिल भी वो एक बड़े नाम के कि जिसके बाद एक गैंग वॉर बकायदा जो है वो लाहौर शहर में देखने को आई। देखें, ये जो गैंग वॉर है ना जी, ये ख़ानदानी दुश्मनी हनीफा बाबा की वजह से तो नहीं थी। ये तो एक डिफरेंट चैप्टर है। तीफी भट्ट और बिला ग्रुप जो है, ट्रका वाला ग्रुप, इनके माबैन रंजिशें पहले से मौजूद थी। वो लाहौरी रंजिशें, वो अंदरून की रंजिशें, ये पहले से मौजूद थी। जिसे हम कहते हैं चुदरा की रंजिश, थड़े पे बैठने की रंजिश। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो गवर्नमेंट का थड़ा है, उस पे बैठने पे दुश्मनियाँ जन्म ले लेती। महल्ले में किसी के, वो कहते हैं ना, खंग के नंगे है, खंग के नंगने से दुश्मनियाँ जन्म ले लेती। तो ये दुश्मनी हनीफा बाबा की वजह से नहीं थी। हाँ, यस ऑफ कोर्स, हनीफा बाबा फाइनली इसमें इस्तेमाल हुए और उन्होंने फाइनली इस दुश्मनी को आगे बढ़ने में अहम किरदार अदा किया, कत्ल व गारत में अहम किरदार अदा किया, और फिर वो एक वाकई खौफ की अलामत भी बने। अच्छा, बात अब निकल आई है गैंग वॉर की तरफ, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो टीपू पहलवान की जो है वो आगे नस्ल की तरफ से बात अब निकली है, या भट्ट बरादरान जो गोगी भट्ट या तीफी भट्ट की तरफ से पिछले दिनों जो एक कत्ल हुआ है जावेद भट्ट का, क्या समझते हैं वो गैंग वॉर का नतीजा है? देखें जी, जो जावेद भट्ट का कत्ल है ना जी, गैंग वार तो मैं नहीं उसको कह सकता। वो क्यों? वो गैंग वार का नतीजा नहीं। क्योंकि क्या आपको पता नहीं था जब ये कत्ल हुआ है तो उसके कत्ल बल्कि अभी हुआ है कुछ देर बाद तक हमारे दिमाग में, बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर मेरे, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर आपके दिमाग में ये चीज़ आ नहीं थी कि पर्चा किसके ऊपर होना है? देखिए साहब, बात इस तरह से है कि ये मैं बात पहले भी कर चुका हूँ एक दूसरी गुफ्तगू में, कि जावेद भट्ट का मर्डर जो है वो बलाज फैमिली में नहीं निकलेगा। अच्छा, जावेद भट्ट का मर्डर डिफरेंट एंगल है उसका। जावेद भट्ट क्यों कत्ल हुआ, इसको आप एक साइड पे कर दें। वो गैंग वॉर नहीं है, वो कोई और अपनी तकलीफ, अपनी रंजिश निकाल लिया है। इस जो हालात थे, इन हालात का फ़ायदा उठाते हुए उसे ये इल्म था कि काला चोर भी मार जाएगा तो पर्चा तो उसी फैमिली पे होना है, और वही हुआ। मारा किसी और ने है। मेरा तजर्बा, मेरी जो सोच है, मेरी जो इसमें तजर्बाती फ़िक्र है, वो ये बताती है कि ये बलाज फैमिली का काम नहीं है। क्या कोई तीसरा गैंग भी ऑपरेट कर रहा है? गैंग नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात बड़ी मामूली नौइयत के मामलात पे भी कत्ल हो जाते हैं, और ये किसी गैंग ने कत्ल नहीं किया। ये किसी और तलखी का नतीजा है, ये किसी और दुख का नतीजा है जो तीफी भट्ट फैमिली को भुगतना पड़ा। अच्छा, क्या ये इत्तेफाक है? अब अगर आप कह रहे हैं कि गैंग का नहीं है, बाकायदा जो है ये किसी और रंजिश का है, जहाँ पे ये कत्ल होता है नहर पे, वहाँ पे सेफ सिटी के कैमरास भी ऑपरेशनल नहीं थे। इसका मतलब है कि उसी जगह का इंतखाब किया गया है कि अंदर से भी कोई रैकी हुई है, या कौन लोग हो सकते हैं आपके मुताबिक? इन्फॉर्मेशन तो आपके पास भी होगी, कौन लोग हो सकते हैं इसके देखिए सर, पीछे? बात इस तरह से है कि सेफ सिटी कैमरास की परवाह कब करते हैं? जब कोई कत्ल करने जाता है, और उससे फ़र्क क्या पड़ता है? अगर फ़र्ज़ करें सेफ सिटी कैमरास लगे भी हुए हैं, अभी तो किसी को नहीं इल्म कि वो लोग कैसे आए थे और क्या सारा सीन क्या हुआ। तो फ़र्ज़ करें अगर वहाँ पे सेफ सिटी कैमरास मौजूद भी होते और उन्होंने नकाब पहने होते, या वो हेलमेट पहने हुए होते, या उन्होंने वो जो आजकल एक मास्क, जिसे हम कोरोना कोरोना मास्क मास्क कहते कहते हैं, हैं। वो पहना होता, तो फिर कैसे सेफ सिटी कैमरा उसकी शनाख्त करता? ये जो क्रिमिनल है वो अपनी जान हथेली पे रख के आता है। उसे ये इल्म होता है कि मैं जितनी बड़ी अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ, इसका जो रिवर्स ऑर्डर है वो भी शायद इससे कहीं ज़्यादा भयानक हो सकता है। उस मौके पे एन उस वक्त बड़ी हमारी इफेक्टिव फोर्स है डॉल्फिन फोर्स। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि डॉल्फिन ने बड़ा भरपूर मुकाबला किया है, और डॉल्फिन बेचारों को भी उसमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। खौफज़दा तो रहते हैं कि फ़ायर ना किया जाए, लेकिन ऐसी सूरत में आप क्या समझते हैं कि अगर डॉल्फिन आ जाते
और वहाँ पे ये वाक़या हो रहा होता तो वो लोग ज़िंदा वापस ना जाते। तो वो अपनी जान हथेली पे रख के आए थे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता था कि कैमराज लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। कोई रैकी शैकी की ज़रूरत नहीं, कैमरा लगे हुए में भी वारदात होती है, डकैतियाँ होती हैं, आप देख रहे फुटेजेस मिलती हैं। तो कैमराज ख़राब हैं, कैमराज नहीं हैं, ये एक बिल्कुल अलग से सवाल है जो कि ज़्यादती है, जो कि गलत है। कैमराज फ़ाल होने चाहिए, रिप्लेसमेंट्स होनी चाहिए। और मेरे ख़्याल में कि जहाँ तक मेरे इल्म में है, क्योंकि मैं जानता हूँ जो इस वक्त हेड कर रहे हैं सेफ सिटी को, ही इज़ अ जेंटलमैन, बड़ा मेहनती अफसर है, 24 घंटे वो सेफ सिटी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, मोहम्मद एहसन यूनुस। तो मेरा ये ख्याल है कि शायद आने वाले वक्त में विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड सेफ सिटी के तमाम कैमराज जो हैं वो वर्किंग में आ जाएंगे। लेकिन ये सवाल नहीं है कि क्रिमिनल को पता था कि यहाँ पे कैमराज वर्क नहीं कर रहे, उनसे उनको परवाह ही नहीं है कैमराज वर्क कर रहे हो या ना कर रहे। अच्छा, जो बात आपने भी की है कि इस केस का जो है वो ताल्लुक नहीं है आपके बकौल जो अमीर बलाच फैमिली के साथ या उनके भाइयों के साथ, क्या ये बात वहाँ बैठे तीफी भट्ट को या उनके अहले खाना को नहीं पता कि कोई और भी हो सकता है? क्योंकि जो पर्चा हुआ है आपने भी देखा होगा कि समझ से बाला तर है कि कैसे उन्होंने अमीर मसहब का जो भाई है अमीर फतेह, उसको और कैसर भट्ट को जो है वो कहा है कि वो बाइकों के ऊपर आए, उन्होंने फायरिंग की है, नामजद पर्चे दिए हैं। तो ये कितनी अजीब सी FIR है, इससे तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा मेरे ख्याल से मुस्लिम पार्टी को। बात इस तरह से है कि दुश्मनियों में ऐसी FIRs ही होती है। दुश्मनियों में मैंने ऐसा भी देखा है जो मेरे तजर्बात में शामिल है कि मुल्ज़मान पकड़े भी जाते हैं, हकीकी मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं, लेकिन मुद्दई जो है वो उनको अपना मुल्ज़म तस्लीम करने से इनकार कर देता है। वो कहते हैं जी हमारे मुल्ज़म वही हैं जो हमने FIR में नामजद किए। ऐसे भी वाक़यात मौजूद हैं। इस वक्त ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये तारीखी बातें कर रहा हूँ। इसमें तो पुलिस का किरदार सामने आएगा ना कि पुलिस की इन्वेस्टिगेट करती है। पुलिस तो इन्वेस्टिगेट करती है, पुलिस ने तो इन्वेस्टिगेशन अपनी है राइट खतूत पे करनी है, लेकिन ये तो हक हासिल है ना मुद्दई को कि वो तस्लीम ना करे। मतलब ऐसा मैं एक जौहर टाउन के एक ऐसे मुकदमे को जानता हूँ जिसमें तफ्तीशी अफसर ने बतौर तफ्तीशी इतना बेहतरीन काम किया, इतनी मेहनत की कि उसने तो अगर 5 लोग उस मुकदमा में इन्वॉल्व थे तो उसने उनकी तादाद 20 तक पहुंचा दी। इतनी गहराई तक जाके उसने उसको इन्वेस्टिगेट किया कि यहाँ से मुल्ज़मान चले, इस पॉइंट तक पहुँचे, यहाँ से निकले, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ। फुटेजेस की मदद से, CDRs की मदद से और जो भी टेक्निकलिटीज़ होती हैं उनको बरूए कार लाते हुए उसने उन मुल्ज़मान की तादाद 5 की बजाय 20 कर दी कि ये 20 लोग शामिल हैं इसमें। बट मुद्दई मुकदमा मानने के लिए तैयार नहीं था, मुद्दई मुकदमा उनको मुल्ज़म ठहराने के लिए तैयार नहीं था। तो ऐसे वाक़यात हैं। ये जो FIR लॉन्च हुई है, इस FIR पर स्टैंड किया जाएगा, इस FIR को सपोर्ट किया जाएगा। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में इसको रिबट कर दे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ें साबित हो जाएं कि ऐसा नहीं हुआ, इसके बरक्स डिफरेंट सीन है, तो वो तो पुलिस का हक है जी, पुलिस ने तो इन्वेस्टिगेशन मेरिट पे करनी है। इस कत्ल के बाद जो है एक जानिबदारी जो है वो CIA पुलिस की भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अब ज़बान ज़द-ए-आम है। शकील भट्ट का जो एक पुलिस हमेशा से मोरद इल्ज़ाम, सर देखे ना, शकील भट्ट को जो है वो सब इंस्पेक्टर CIA बाल टाउन का अमीर बलाच कत्ल हुआ, वो शादी पे उसके साथ मौजूद था, उसके वालिद टीपू ट्रका वाला पहलवान, वहाँ पे जो है मौके पे शकील भट्ट, एहसन शाह का कत्ल, एहसन शाह के बारे में पूछूंगा आपसे, एहसन शाह का एनकाउंटर हुआ, वहाँ पे जो है वो शकील भट्ट। अब जो है एहसन शाह के एनकाउंटर पे मेरा जो टेक है जी वो ये है कि जो यार मार होता है ना जी, वो गद्दार होता है और गद्दार की सज़ा मौत है। गद्दार को इससे कम सज़ा मिलनी नहीं चाहिए। मैं इस पे कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता कि मुझे ज़हनी तौर पे तक़वियत मिली है, मैं ज़हनी तौर पे राज़ी हूँ कि जिस शख्स ने एक ऐसे दोस्त को कत्ल करवा दिया कि जो उसका पालनहार भी था, जिसका वो मकरूज़ भी था, खर्चा उठाया, और जो उससे
अपने सगे भाइयों से ज़्यादा मोहब्बत करता था। यार ये यारी पे से आपका एतबार नहीं उठ जाएगा? आप किसको यार कहेंगे, आप किसको यार मानेंगे? तो वो तो जो हुआ है ना जी, वो बिल्कुल ठीक हुआ है। यस, टेक्निकली अगर आप बात करते हैं तो सीआईए को मोरद इल्ज़ाम हमेशा से ठहराया जाता रहा है। सीआईए हाई प्रोफाइल केसेस को डील करती है। सीआईए हमेशा पूंडा दी खखर छत पाती है। तो फिर लोगों को तो तकलीफ़ पहुंचती है। और अगर इल्ज़ाम पुलिस पे ना लगे, सबसे आसान काम ही पुलिस पे इल्ज़ाम लगाना है। और तो आप किसी पे इल्ज़ाम लगा ही नहीं सकते। लगा के दिखाएं ना ज़रा। एक वाहिद अदारा है आपके पास, पुलिस, जिसको आप जब चाहें गिरबान से पकड़ लें, जिसको आप जब चाहें कटहरे में लाके खड़ा कर दें, जिसकी जब चाहें मीम बना दें, जिसको जब चाहें थिएटर पे बदनाम कर दें, और जिसे जब चाहें आप अपने टीवी चैनल पे वर्दी बना के उसको एक भांड की शक्ल में पेश कर दें। तो पुलिस एक बहुत कमज़ोर हदफ है, क्योंकि वो बराह रास्त इन्वॉल्व है पब्लिक के साथ। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं जो है वो आम इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है। जो मौजूदा हालात हम देखे हैं, जिस तरह से पुलिस ने जो है वो एक आम शहरी के को जो है बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, या जिस तरह से जो है वो कानून से बालातर हो गई कई कुछ चीज़ें हमने देखी ये हैं। आप किस वाक़े की बात कर रहे थे? वो वन व्हीलिंग वाले वाक़े की बात कर बहुत से रहे हैं, वाक़यात जिसमें वो तारीख भरी भरी है। आजकल के ज़माने में पुलिस को जितना फ्री हैंड मिला, वैसे पहले मेरे ख्याल से नहीं था। देखें, मैं बिल्कुल पुलिस को डिफेंड नहीं करता। मैं हर गलत चीज़ को हमेशा मैंने उस पर प्रोटेस्ट किया है, और दौरान सर्विस भी मैंने गलत बात पे हमेशा प्रोटेस्ट किया है। मैं पुलिस को डिफेंड नहीं करता। पुलिस को कभी भी फ्री हैंड नहीं मिला। पुलिस को फ्री हैंड मिल जाए तो जनाब क्या पिदी का शोरबा, क्या डाकू और क्या बदमाश, इनको रास्ता ना मिले, ये मुल्क छोड़ जाएं, ये ऐसे इलाके में जाके छुप जाएं कि जहाँ पे इनको पत्थरों पे रगड़ के आग बनानी पड़े। सर, पुलिस हमेशा बहुत सारे हदूद व क़यूद में रह के काम करती है। उसके बाद चेक एंड बैलेंस बहुत सख्त किस्म का मौजूद है। 10-12 किस्म के तो एजेंसीज पुलिस को चेक करती हैं। और फिर सबसे बड़ा जो चेक एंड बैलेंस है वो आपकी कोर्ट ऑफ लॉ है। पुलिस को बिल्कुल भी फ्री हैंड नहीं मिलता। यस, जितना बड़ा क्रिमिनल होगा, जितना ख़तरनाक क्रिमिनल होगा, उतनी पुलिस की कार्रवाई भी सख्त होती चली जाएगी। जहाँ तक आपने ये सवाल किया है कि जी पुलिस हाई हैंडेडनेस और तशद्दुद करती है, तो देखें साहब, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। ऐसे लोग मौजूद हैं जो शायद अपने घर में अपने बच्चों पे भी वैसे तशद्दुद करते होंगे, जो शायद अपने माँ बाप पे भी वैसे तशद्दुद करते होंगे, जो शायद ज़हनी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे किसी बीमारी का शिकार होंगे। बसूरत दीगर टॉर्चर, तशद्दुद, हाई हैंडेडनेस, इसकी गुंजाइश नहीं है। हाँ, जहाँ क्रिमिनल ऐसा है जिसने माँ बहन की इज़्ज़त का ख्याल नहीं किया, जिसने बहू बेटियों की इज़्ज़तें पामाल की, जिसने उनके दुपट्टे छीन लिए, सर उनके साथ वैसे ही भुगतना चाहिए। और भाई, तीफी बट क्या किरदार है कि इतना बाअसर है कि कानून से बालातर है कि अभी तक जो है वो ना उस पर हाथ नहीं डाला जा सका? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तीफी बट पे बड़े बड़े हाथ डाले गए हैं। तीफी बट को कल का बच्चा थोड़ी है। या कोई तीफी बट जो है वो कोई बाटी लोहारी के टांगे वाले का बेटा तो नहीं है। तीफी बट एक तारीख है। तीफी बट की एज इस वक्त 70 साल के करीब करीब है, और उसने मेरे हिसाब से, जितना मेरे इल्म में है, तकरीबन 14-15 साल की उम्र से बदमाशी में कदम रखा है। तो इस हिसाब से उसकी जो क्रिमिनल एज है वो कोई 50 साल के करीब बनती है। ठीक है जी। 50 साल में तो आप मिट्टी को कहीं किसी प्रोसेस से गुजार दें तो सोना बन जाती है। तीफी बट एक इंटेलिजेंट आदमी है। तीफी बट ने बहुत लेसन क्राइम की दुनिया में लिए हैं, और उसके बाद वो फिर पॉलिश हुआ है। लोग जिस फील्ड में भी कदम रखते हैं तो फिर उसमें उनको महारत हासिल हो जाती है। मार्क्समैन बनता है जो पहले फायर करता है, पहला फायर उसका ख़ता जाता है, फिर उसके बाद वो फायर करता चला जाता है, और फिर एक वक्त आता है कि वो आंखें बंद करके फायर कर लेता है। तो तीफी बट को
ये वक्त के साथ साथ पता चल गया कि मैंने शोबदाबाजी, लफंटरबाजी और लफंगी जो दुनिया है उसमें कदम नहीं रखना। टिकटॉक लाइफ नहीं गुजारनी, मैच्योर बदमाशी करनी है। मैच्योर बदमाशी करनी है। और उसने अगर मुलाकातें करनी होती थी या उसने अगर कोई महफिल बाजी करनी होती तो दुबई जाता था। पाकिस्तान में रह के तो वो बिल्कुल भी सोशल आदमी नहीं था, बड़ा महदूद मुलाकात करने वाला, बड़े सोच समझ के कदम रखने वाला। तो उसने ताल्लुकात बहुत बनाए, ताल्लुकात बन जाते हैं महकमे में भी। यस, अगर आप फर्ज करें किसी के साथ आपके क्रिमिनल रिलेशनशिप नहीं है, वो आपके क्राइम को भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, तो रिश्तेदारियां तो होती हैं, आपकी बरादरियां होती हैं। बरादरी सिस्टम में आपके बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप होती है। उस रिलेशनशिप को आप मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, रिश्तेदारियां और मज़ीद करीब होती चली जाती हैं। तो इस हिसाब से तीफी बट ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अपनी बहुत मजबूत बनाई और ताल्लुकात उसने इस नौइयत के बनाए कि मैं ये समझता हूँ कि आज के इस दौर में, वरना पहले वक्तों की बात है, तीफी बट के लिए ताहिर आलम खान ही काफ़ी था। ठीक है जी। तो पुराने वक्तों की बातें हैं। वक्त के साथ साथ पुलिस भी कमज़ोर होती चली गई और तीफी बट मजबूत होता चला गया। क्या ये कह सकते हैं कि तीफी बट को तीफी बट बनाने में पुलिस का भी हाथ है? इसको मैं गलत नहीं कहूँगा। पुराने वक्तों में 2-3 ऐसे अफसरान गुजरे हैं जो जिनके इनके साथ घरेलू मुरासम थे, अब्बा जी चाचा जी वाले मुरासम थे। ऑल्दो वो बड़े सियाने पुलिस अफसर थे, वो भी इनको फर्जी अब्बा जी चाचा जी मानते थे और अपने मफादात के लिए काम करते थे। उन लोगों ने यकीनन इन लोगों को क्रिमिनल बनने में किरदार अदा किया बहुत पहले, नॉट इस वक्त, रीसेंट नहीं। रीसेंट में कोई पुलिस अफसर, मैं आपको पूरे लाहौर में अगर नज़र दौड़ाऊं तो 4 या 5 लोग ऐसे हैं जिनके बराह रास्त क्रिमिनल्स के साथ ताल्लुकात हैं, बाकी किसी का नहीं। अफसरान को नहीं पता उनका। देखिए, अफसरान जो हैं उनको कोई सबूत मिलना चाहिए। तो अब बड़ा जदीद दौर है साहब, लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल हो गए। अब हालात वो नहीं रहे। पुलिस ऑफिसर्स भी ये देखते हैं कि जी ठीक है, ये काम अच्छा कर रहा है, ये गैंग शैंग ठीक पकड़ता है, इसकी वर्किंग अदरवाइज दुरुस्त है, महकमे के साथ ये गद्दारी नहीं कर रहा, ताल्लुकात हैं इसके, तो इसकी बरादरी है या इसकी रिश्तेदारी है या ऐसे मामलात हैं, तो वो चलते रहें। लेकिन पता तो होता है। लेकिन आप देखें ना जी, कितनी बड़ी फोर्स है, कोई छोटी मोटी फोर्स तो नहीं है। उसमें से अगर 4-5 लोग हैं और अगर उनके साथ ताल्लुकात हैं या रिश्तेदारियाँ हैं और वो छुप छुपा के हैं, तो मैं नहीं समझता कि उस पर कोई ऐसे बढ़ चढ़ के हाथ डाल लेगा। आपने अभी मुझे बताया कि बहुत ज़्यादा एक स्मार्ट जीनियस आदमी है तीफी बट, कि उसे क्या खतरा था फिर अमीर बलाच के साथ? क्योंकि अमीर बलाच तो सुलह की बात करता था। नहीं, अमीर बलाज भी कभी सुलह की बात नहीं करता था। अमीर बलाज, उसके इंटरव्यूज़ हैं, वो बिट होंगे, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैं चंद एक ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अमीर बलाज के बहुत करीब थे। उसमें हमारे एक बहुत अच्छे जानने वाले हैं मलक साहब, मैं नाम नहीं लूँगा, बल्कि 2 मलक साहब, एक मलक साहब आपके शुमाल में और एक मलक साहब आपके जुनूब में। इन दोनों ने अमीर बलाज को मुतअद्दिद दफ़ा ये कहा कि अब ये जो चैप्टर्स हैं इनको क्लोज़ कर दो और अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दो। अब आप एक सुलझी हुई, एक सोफिस्टिकेटेड लाइफ की तरफ बढ़ जाओ और ये मुंड पार्टी और ये जो लफंगाइज़म है इससे किनारा कर लो। और जो आपके शुमाल में बैठे हुए मलक साहब हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि तुम्हारा जो दुश्मन है वो बहुत चालाक, बहुत होशियार, बहुत समझदार, बड़ा ज़ीरक है, तगड़ा भी है और तगड़ा भी बहुत है, तो वो तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा।
अपनी हिफाजत भी किया करो। लेकिन मैं नहीं समझता कि बालाज कोई मोहताज था या बालाज जो था वो कोई सुलह पसंद था। दिल में तो दर्द रहता है ना जी, दर्द डेफिनेटली तो ख़त्म नहीं बाप हुआ दादा करते, परदादा। दर्द तो ख़त्म नहीं हुआ करते। ऐसा नहीं है कि बालाज कोई सुलह की तरफ जा रहा था, लेकिन ये शायद कत्ल ना होता अगर एहसन शाह इसमें बदनुमा किरदार अदा ना करता, एहसन शाह तीफी ग्रुप को मिसलीड ना करता, एहसन शाह तीफी ग्रुप को गलत इंफॉर्मेशन ना देता। एग्जैजुरेट किया चीजों उसने एक सोए हुए दुश्मनी को जगाया। 14 साल बाद 14 साल बाद उसने ऐसी अपने मफाद के लिए, अपने लालच के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उसने एक सोई हुई दुश्मनी को शीश नाग की तरह फनकारने पे मजबूर कर दिया और ये मर्डर हो गया। वरना शायद ये ना होता। तीफी को कोई ज़रूरत नहीं थी बलाज को कत्ल करने की। कतन तीफी को जो सबक पढ़ाया गया, जो कहानी सुनाई गई, वो कहानी बड़ी भयानक थी। वो कहानी ये थी कि तुम्हारे बेटे को मार देंगे, तैयारी हो रही, सुबह मरा के शाम को मरा, दोपहर को गया कि अभी गया। ये एहसन शाह ने बयान दिया है। ये एहसन शाह इंफॉर्मेशन देता था तीफी को। इस लेवल की डिसइंफॉर्मेशन के जरिए उसने एक आग भड़काई, अपने जाती मफाद को उसने मुकद्दम समझा, अपनी यारी उसने दाव पे लगा दी, वरना शायद ये कत्ल ना होता। अच्छा, इस गैंग वार से मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन एक आखिरी सवाल कि क्या लगता है अमीर मसलब या अमीर फतह जो है वो अब इस दुश्मनदारी को आगे लेके जाने की पोजीशन में है? बच्चे हैं, बच्चे हैं जो उनको करना चाहिए ऐसा कुछ आगे। वो बच्चे हैं जी, उनको वो इतने बड़े जो शाही किले की दीवारें नहीं तोड़ सकते। वो बच्चे हैं, तोड़नी चाहिए दे आर अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए अच्छी। वो मैं ये समझता हूँ कि पता नहीं हमारे ये जो क्राइम के रिलेटेड जो लोग होते हैं, जो क्राइम की दुनिया से वाबस्ता लोग हैं, इनका पाकिस्तान के अलावा दिल नहीं लगता कहीं। मैं क्रिमिनल्स को जानता हूँ, घूम घूम के पाकिस्तान आते हैं, घूम घूम के पाकिस्तान आते हैं। लाहौर तो बगैर उन्होंने चाय खाना तो बगैर उन्होंने साह नहीं निकलता। मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों के पास जितना पैसा है, इन लोगों का जितना इस्टेब्लिश्ड कारोबार है, जो कुछ इनके पास है, इन्हें अब एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इनको अब ऐसे ममालिक का रुख करना चाहिए जहाँ पे ये एक बाइज़्ज़त जिंदगी गुजार सकें, अपने बीवी बच्चों के साथ अपने लाइफ एंजॉय कर सकें। लाइफ एंजॉय कर सकें। यार मुझे नहीं समझ आ सकी आज तक कि हम लोग बदमाशी या गुंडागर्दी या क्राइम या करप्शन या हरामकारी किस लिए करते हैं? क्या पैसा इकट्ठा करने के लिए करते हैं? और पैसा क्यों इकट्ठा करना चाहते हैं? सुकून के लिए करना चाहते हैं? तो मुझे तो नहीं नज़र आया। ना पैसा इकट्ठा करने वाले को सुकून में देखा है मैंने आज तक कभी। जिसके पास बहुत पैसा है वो भी बेसुकून है, और जो क्राइम में है वो भी बेसुकून है। यार कितनी भयानक ज़िंदगी है कि आप आज़ादाना तौर पे ना कहीं जा सकते हैं, ना कहीं बैठ सकते हैं, ना किसी ओपन रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा सकते हैं। खुश नसीब नहीं है वो लोग जो रात के 12 बजे भी कहीं थड़े पे बैठ के या कहीं किसी फुटपाथ के किनारे बैठ के गाड़ी खड़ी करके कॉफ़ी पी लेते हैं, फैमिली के साथ गैदरिंग सिनेमा देखने चले जाते। तो यार ये तो मैं नहीं समझता, ये कोई अकल वाला काम नहीं है। मैं समझता हूँ ये मरीज़ हैं, ये बीमार लोग हैं। ये पता नहीं किस किस्म की बदमाशी और इसमें क्या प्रोटोकॉल देखते हैं और इनको क्या नज़र आता है राइफलें लेके फिरने का। मैंने तो बतौर SHO, ये अनवन सी बात है, मैं ये कोई ऐसे नहीं, बड़ी ज़रूरी है ये बात। मैंने अपनी पूरी सर्विस में ना अपनी डायरी कभी किसी को पकड़ाई, ना अपना कलम कभी किसी को पकड़ाया, ना अपनी कैप कभी किसी को पकड़ाई, ना ब्रीफकेस पकड़ाया, ना गाड़ी चलाने दी। आप पे ही गड्डी ड्राइव करी दी है, आप पे ही डायरी चुकी दी सी, वर्दी की कैप भी खुद ही पकड़ते रहे हैं, नखरा किया ही नहीं। 2 क्लाशनकोफें दाएं, 2 क्लाशनकोफें बाएं। मुझे नहीं समझ आ सकती। इतने बड़े बड़े केस सोल्व करने के बाद वो कुछ भी नहीं जी। देखें, एक बात तयशुदा है, मेरे वालिद इस दुनिया से चले गए, मेरे दादा इस दुनिया से चले गए, मेरी वालदा इस दुनिया से चली गई। इस दुनिया से मैंने भी जाना है। मौत से बढ़ के आपकी कोई चीज़ हिफाजत नहीं। एक हकीकत है मौत। नहीं जी, उससे बढ़ के आपका मुहाफ़िज़ कोई नहीं है।
ये तयशुदा बात है कि जो वक्त, जिस जगह, जिस लम्हे और जिस जगह, उससे आगे पीछे, उससे आगे पीछे हो नहीं सकता। तो डर किस बात का? आपने डर की बात की है तो मुझे आपका एक और केस याद भी आ गया कि जो आपने एक हाई प्रोफाइल केस में भी हाथ डाला था। साबिक सीसीपीओ लाहौर मरहूम शेख उमर साहब, जब लाहौर में उनकी पोस्टिंग हुई बतौर सीसीपीओ लाहौर, तो उनको सलामी मिली थी एक केस के साथ, मोटरवे ज्यादती केस, आपको याद होगा। उसमें भी जो है वो आपने सोल्व करने में काफ़ी एक अहम किरदार अदा किया था। मैं ये समझता बहुत हूँ टेक्निकल केस था वो उस तो। केस का क्रेडिट जो है ना जी, वो हकदार को नहीं मिला। वो कौन था? ऑल्दो मेरा उस हकदार के साथ कोई ज़ाती ताल्लुक नहीं है, किसी ज़माने में बड़ा ज़ाती ताल्लुक था, लेकिन अब तो मुद्दतें हो गई मेरी उनसे कभी फ़ोन पे बात भी नहीं हुई। उसका नाम है जी आसम इफ्तिखार कंबो, जो उस वक्त SPCA थे। जो उस वक्त SPCA था। मैं ये समझता हूँ कि वो उस क्रेडिट का हकदार है। इनफैक्ट वो केस सॉल्व करने में मुझे वो लम्हात, वो एक एक सेकंड याद है। वो हब्स, वो गर्मी, वो खेतों में खड़ा हुआ पानी, वो मच्छर, और SP ज़मीन पे बैठा हुआ, मुझे वो लम्हात अच्छी तरह से याद है। मेरे पास वो फ़ोटोग्राफ्स महफूज हैं। मेरी एक आदत है, मैं हर लम्हे को अपने कैमरे की आंख में महफूज कर लेता हूँ। तो मेरे पास वो तस्वीर मौजूद हैं कि वो SPCA जो था वो पागलों की तरह खेतों में फिर रहा था। शेखुपुरा तक, बड़े इलाकों में, मैं भी हरावल दस्ते में हुआ करता था। हम भी आप लोगों के पीछे पीछे ही होते। मैंने कभी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की इस बात पर, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं इस सारे मामले में साथ साथ था, और मुझे दुख इस बात का है कि वो क्रेडिट आसम इफ्तिखार कंबो को क्यों नहीं मिला, उसे मिलना चाहिए था। ही वॉज द पर्सन जिसने, और हाँ यस, एक और शख्सियत है इसमें, मैं नबी बख्श भट्ट को भी क्रेडिट देना चाहूँगा कि जब आखिरी वक्त में ये केस एक और एजेंसी को हैंड ओवर कर दिया गया, हैंड ओवर किया गया, बिल्कुल उनको ज़रा थोड़ा, उनके साथ थोड़ा ज़रा ना वो बैकफुट पे जा रहे थे, तो उनको ज़रा सपोर्ट देने के लिए ये केस उनके हैंड ओवर किया गया। तो जब केस हैंड ओवर कर दिया गया, तो जिस एरिया से वो बदकार गिरफ्तार होता है, वहाँ की तमाम तर जो थी रैकी, और वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन, वो मोबाइल नंबर्स और वो सारी CDRs रीड करके नबी बख्श भट्ट ने दी थी। और वो इतने नालायक थे कि वहाँ जाके उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमने आपस में मैच कैसे करना है, और ये हमने इनके राबते आपस में कैसे बनाने हैं। जिनको तफ्तीश सौंपी गई, वो वहाँ से नबी बख्श भट्ट को फ़ोन करते तो कहते थे, नलैको ए जे एदे ते काम करो, एदे इस पासे जाओ, ए हुई तो है। मतलब बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका क्रेडिट नबी बख्श भट्ट को जाता था। इसमें इस वक्त हुसैन हैदर, जो उस वक्त SPCA, जो DSP CIA मॉडल टाउन थे, वो इस क्रेडिट के हकदार हैं, और इसी तरह से चंद एक और लोग। लेकिन अबव ऑल आसिम इफ्तिखार को, मैं तो, आप समझे, बस समझे, मुझे आप इसमें बिल्कुल कुछ भी ना समझे। मैं तो एवें हर मामले में ही चूँकि मौजूद हूँ, तो मजबूरी भी हुआ करता था। कहते हैं कि एक बड़ा बुज़ुर्ग जो है वो आपके साथ ज़रूर होना चाहिए, तो मुझे ये लोग अपने साथ रख लेते थे। ये अक्सर हम सुनते हैं कि क्राइम की फील्ड से जुड़े लोग या जर्नलिज्म करते हुए जो कि क्राइम की फील्ड को कवर करते हैं कि ब्लैक बुक एक चीज़ है, आपका नाम जुड़ता है उसके साथ कि पहली शाद जो हुई थी उसकी, ये वो आपको किसने बताया? सर बस हमें भी पता लग जाता है कहीं ना कहीं से। और आपका जुड़ना उस ब्लैक बुक के साथ, ये भी मैं जानता हूँ कि आप किस तरह से जुड़े उसके साथ, और आपकी क्या चीज़ जो है वो लिंक करती है ब्लैक बुक। और ब्लैक बुक है क्या? ब्लैक बुक देखें जी, ब्लैक बुक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये सबसे पहली बात तो ये कि आपको इसके बारे में इतनी, अच्छा ये मुझे लगता है 4-5 लोग जो आपसे रिलेटेड हैं, पुराने जर्नलिस्ट, अच्छा जी चलें कोई नहीं, सर इन्फॉर्मेशन अदनान मलिक साहब अच्छा बात इस तरह से है जनाब कि ये जो ब्लैक बुक होती है ना, इसमें क्रिमिनल्स जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं उनका इसमें जिक्र होता है, और
ये पुलिस का एक डॉक्यूमेंट है जो एक गज़ट की शक्ल में छापी जाती है और इसमें वो तमाम रिकॉर्ड, उन लोगों की हिस्ट्री मौजूद होती है। एक तरह से ये उनकी हिस्ट्री शीट होती है। ठीक है। सादा अल्फाज में मैं कह लूँ तो ये क्रिमिनल्स का एक रिकॉर्ड होता है और इसमें बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, इसमें टेररिस्ट भी होते हैं और बुनियादी तौर पे ये पुलिस का एक रिकॉर्ड है। इसमें मेरा क्या किरदार है? मेरा किरदार ये है कि ये जब पहली बुक छपी थी तो उस वक्त मुझे दो बहुत इम्पॉर्टेंट लोगों के लिए मुकर्रर किया गया था कि आपने इनके हालात ट्रेस करने हैं, इनका ओरिजिन ट्रेस करना है और ये बताना है कि जी ये किस विसिनिटी में हैं और इनकी क्या पंजाबी ज़बान में क्या है, निकलवड़, तो इनकी निकलवड़ आपने निकालनी है। उस वक्त तक वो सिर्फ एक नाम था, ताकि इसको फिर बाद में ब्लैक बुक का हिस्सा बनाया जाए। तो वो उस वक्त तक सिर्फ एक नाम था। ठीक है। जिसे आप रियाज बसरा कहते हैं। तो जब मैंने उसके लिए काम शुरू किया, मैं झांग गया। वहाँ पे मैं 7 दिन माहिर जो हैं उनके दरबार पे 7 दिन में रहा। वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट की। आप ऑफिशियली गए कि ये ऑफिशियली अंडर कवर के किसी को नहीं पता। मुझे हुक्म ही ये मिला था, मेरे सीनियर ऑफिसर, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, और बड़े ही बाकमाल पुलिस अफसर अहमद खान चद्दड़ साहब। ठीक है। अहमद खान चद्दड़ एक बहुत बड़ा नाम है। मुझे उन्होंने हुक्म दिया कि भाई बाबर आपने जाना है और ये पता करना है ये जो रियाज बसरा है इसकी कहानी, हुलिया बदल के जाना है। हाँ, और आपने जाना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, जाना भी लारी पे है, किसी अच्छी बस पे भी नहीं जाना, ताकि किसी को पता ना लगे। बिल्कुल ऑर्डिनरी बंदा बन के जाना है। गड्डी अपनी नहीं लेके जानी। वहाँ जाके ये वो मैं उन दिनों में एक सिगरेट पीता था, तो उन्होंने कहा ये सिगरेट भी नहीं पीने और तुमने बिल्कुल एक आम से शख्स की तौर पे वहाँ जाना। मैं वहाँ गया। वहाँ पे फिर एक नया नाम जिसके बारे में किसी को इल्म नहीं था। अगर आप बताना चाहें। जी, कोई ऐसी बात नहीं, तो अब तो मंजर यहाँ पे अकरम लाहौरी आपका नाम रखा गया? नहीं, एक शख्स का नाम था। ठीक है। अकरम लाहौरी मैंने दरियाफ्त किया कि ये भी एक टेररिस्ट है। ठीक है। वहाँ जाने के बाद पहले उसका नाम ही किसी को नहीं पता था। वो अकरम लाहौरी मैंने शामिल किया जो उसका साथी था। ठीक है। 2 लोग, ये 2 लोग थे। कंपनी बना दी आपने हमें 2 लोगों। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा और बहुत ज़रूरी है कि दहशतगर्द का ना कोई मज़हब होता है, दहशतगर्द का ना कोई दीन होता है, दहशतगर्द की ना कोई कौम होती है, और दहशतगर्द की ना कोई फैमिली होती है। दहशतगर्द होता है। बिल्कुल। और दहशतगर्द कुछ भी कर सकता है। मैं ये एक इल्ज़ाम बन जाएगा और इस किस्म के गंदे इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। ये जो 2 शख्सियात मैं आपको बता रहा हूँ, ये कभी हरकत तक इनके मरासम थे। मैं फैसलाबाद गया, वहाँ पे एक टेलर के साथ इनके मरासम थे और बड़ा घिन आई इनकी शख्सियात को देख के कि जो ये बज़ाहिर लोगों की नज़र में दीनी जंगें लड़ रहे हैं, तो ये तो फितरतन गंदे लोग हैं। और फिर कुछ दहशतगर्दों को जब मैंने इंटरोगेट किया अपनी ज़िंदगी में, तो मुझे पता चला कि दहशतगर्द होता है। दहशतगर्द का कोई दीन, ईमान, मज़हब, कौम कुछ नहीं होता। तमीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कुछ नहीं जी। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि एक टेररिस्ट को बराह रास्त मुझे इंटरोगेट करने का मौका मिला, तो वो बार बार एक लफ्ज़ दोहराता था, हाई कमांड का हुक्म था, हाई कमांड का हुक्म था। ये कैसे हो गया? उन्होंने कहा जी हाई कमांड का हुक्म था। मैंने उसको मैंने कहा यार एक मिनट ठहर, तुम फलां महल्ले के रहने वाले हो? लाहौर का ही रहने वाला था। हाँ जी। मैं कहा उस फलां महल्ले में तुम्हारी बिरादरी रहती, सिर्फ तुम लोगों के ही रिश्तेदार रहते हैं? हाँ जी। मैंने कहा वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है, उत्थे मैं कहा बच्चे भी तुहाडे ही पढ़ते हैं?
और तो मैं कहा सज्जे कभी तो प्राइमरी स्कूल कोई नहीं पढ़ना मैं अजीब भैन। मैं कहा अगर हाई कमान कहे कि वहां ब्लास्ट करना है तो कहता जी कर दूंगा। वो मेरी पहली इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन थी। उसके बाद फिर मुझे ये पता चल गया कि टेररिस्ट टेररिस्ट होता है। अभी ये आपके हालिया बलूचिस्तान में वाक़यात हुए और मुख्तलिफ जगहों पे हुए, कोई इसको बलोच पंजाब को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी पंजाब से दुश्मनी पैदा हो जाए और बलोचों की तरफ। मैं बलोचों को जानता हूँ, उनसे ज़्यादा मेहमान नवाज कोई नहीं। मैं बलूचिस्तान गया हूँ, मैंने बलूचिस्तान की सैर की हुई है। वो गरीब से गरीब आदमी जिसके घर में शायद एक वक्त का प्रॉपर खाना नहीं होता होगा, वो आपकी खातर करने के लिए, आपकी खिदमत करने के लिए वक्त तलाश करता है कि किसी तरीके से मेहमान की खिदमत की जाए। मुझे वहाँ पे कोई टेररिस्ट नजर नहीं आया। टेररिस्ट कौन है? टेररिस्ट एक अलग कौम है, एक अलग नस्ल, जिनका इंसानियत से कोई ताल्लुक जिसका नहीं, इंसानियत से कोई ताल्लुक, रिश्ते नातों से ना ताल्लुकात कोई है। ताल्लुक। ये लोग जो हैं ये फैमिलीज में से ही निकल के बाहर आते हैं, दोस्तों की महफिलों में से निकल के बाहर आते हैं। इनको तैयार कैसे मैं किया इनको जाता है? हाफ कहता हूँ जी। क्या ब्रेन वॉश क्या हो हाफ सकता है? हाफ लोग होते हैं ये नापुख्ता जहन, और जो इनको तैयार करने वाले होते हैं ना जी, वो बहुत बड़ा इंटेलेक्ट होता है, बड़े ज़हीन लोग होते हैं, वो माहिर नफ्सियात होते हैं, वो डॉक्टर्स होते हैं, वो इंसान की नफ्सियात से ऐसे खेलते हैं जैसे टेबल टेनिस। और वो सबसे पहले आपकी कमज़ोरी तलाश करते हैं। वो देखते हैं कि जिस शख्स को हम फांसने जा रहे हैं, इसका लगाव किस चीज़ के साथ इसका है? लगाव किस चीज़ के साथ है। जैसे मैं डॉग लवर हूँ और मुझे जुनून की हद तक घोड़ों से और कुत्तों से मोहब्बत है। मुझे कहा जाए कि जी फलां जगह पे वाह बड़ा कमाल का घोड़ा आया हुआ जी, मैं सारे काम छोड़ के वहाँ चला जाऊँगा। यानी से हनी ट्रैप की एक शक्ल कह सकते इसको हैं। आप हनी ट्रैप की एक शक्ल कह सकते हैं कि उसको उसके शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए उसे फंसाया जाता है। मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लाह उन्हें गरीक़े रहमत करे, शुएब कंबो साहब, वो कहा करते थे कि दहशतगर्द तैयार करने वाली फैक्ट्री लेबार्टरी जदों चाहे पुत्र तैनू भी दहशतगर्द बना दे। यानी कि इतना उनका मैं उनसे कहता था कि सर जी मैं बड़ा खोचल जे, मैं बड़ा खचरा। उन्हें कहा तैनू इस तरीके नाल फसानगे कि तैनू आप समझ नहीं आएगी कि मैं की कर बैठा। तो नापुख्ता जहनों को, उनके वीक पॉइंट्स को लेके तो जो दुश्मन है, भयानक दुश्मन, गलीज दुश्मन, वो इस्तेमाल करता है। जैसा कि इस वक्त भी हमारा मुल्क जो है वो दहशतगर्दी की लपेट में है और हमारी आवाम जो है बहुत सादा है। हम बहुत सादा लोग हैं। हम लोग भूल जाने वाले, हमारी यादाश्त बहुत कमज़ोर है। हम एक लम्हे में बहुत बड़े बड़े डिज़ास्टर्स को भूल के तूतियां बाजे हाथ में पकड़ के सड़कों पे निकलने वाली, ढोल की थाप पे भंगड़े डालने वाली बिल्कुल बेहिस सी नस्ल है। इसीलिए हमारे मुल्क में जो मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात काबू से बाहर हो जाते हैं, उसकी बुनियादी वजह है। दहशतगर्दी की बात हुई है तो एक वक्त था कि लाहौर में भी दहशतगर्दी अपने रूज पे थी। बम धमाके हम हर दूसरे दिन सुनते थे, कभी कहीं पे कभी कहीं पे। तो तब आप भी सर्व कर रहे थे, कितना लिंक होता था इसका रॉ के साथ या दुश्मन मुल्क की एजेंसी के साथ? जितनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है ना जी, वो ये ज़हन में रखिए कि दुश्मन मुल्क 100% उसमें इन्वॉल्व होता है, 100%। और इस्तेमाल कौन होते हैं? इस्तेमाल वही हाफ लोग। मैंने दहशतगर्द हमले जो हैं वो ख़ुद डील किए हुए। मैं SHO पुरानी नारकली था तो मेरी मौजूदगी में बम ब्लास्ट हुआ था, ख़ुदकुश हमला हुआ था। मैं अगर अपने आप को गाजी कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मेरे सामने, मेरी आँखों के सामने मेरे जवान, मेरे ऑफिसर्स, मेरे बच्चे
तड़प तड़प के शहीद हो गए। मैं उसी जगह मौजूद था, मैं उनको ब्रीफिंग दे रहा था। एन उस लम्हे एक फ़ोन कॉल आती है, और वो फ़ोन कॉल होती है मोहम्मद एहसन यूनुस की, जो उस वक्त एसपी सिविल लाइंस थे, कि ये काम ऐसे ऐसे होना था। उन दिनों में ना एंटी मुशर्रफ एक तहरीक चल रही थी। तो आपने ये काम कर लिया? मैंने कहा सर मैंने तो कर लिया। उन्होंने कहा भाई ये सिविल लाइन के इलाके में नहीं पूरा हुआ, इसको भी ठीक करें। मैं सिर्फ 20 कदम चल के अपनी गाड़ी के पास आया, सिर्फ 20 कदम, और मेरे पीछे ब्लास्ट हुआ है। मेरी गाड़ी जो थी वो मेरी आंखों के सामने तकरीबन 1 फुट जमीन पे उछली है। ये वो वक्त था जिस वक्त में मोहम्मद एहसन यूनुस, मैं बतौर एसएचओ पुरानी अनारकली और मुल्तान खान बतौर डीएसपी पुरानी अनारकली उस पॉइंट पे खड़े होने थे जिस पॉइंट पे वो ब्लास्ट हुआ। मोहम्मद एहसन यूनुस ने वहाँ पे ये एक ऐसी चीज़ देख ली जिसको ख़त्म किया जाना ज़रूरी था, और मुल्तान खान इस इंतज़ार में थे कि मोहम्मद एहसन यूनुस यहाँ पहुँच जाएं। तो हम सब लोगों ने उस पॉइंट पे आना था कि उस लम्हे फ़ोन कॉल आ गई और मैंने वो पॉइंट 20 कदम छोड़ दिया। वरना मैं भी आज शोहदाए पुलिस में कहीं सलामी ले रहा होता, गोल सा एक फूलों का गुलदस्ता मेरी तुरबत पे भी चढ़ाया जा रहा होता। मेरे बच्चों को भी बुला के तो यौम शोहदा पे कोई शील्ड वगैरह, कोई फूलों के गुलदस्ते पेश किए जा रहे होते। तो दहशत गर्दियाँ मैंने बहुत देखी हैं जी, नेवल अटैक। तो तमाम में दुश्मन मुल्क की एजेंसियाँ 100% इन्वॉल्व होती हैं। 100%। तो उनको काउंटर नहीं किया जा सकता? किया जाता है जी, बिल्कुल किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता। हमारी एजेंसीज बहुत काम कर रही हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो पब्लिकली ओपन हो, हर चीज़ पब्लिक को बताई जाए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं समझता हूँ कि पब्लिक को नहीं पता होनी चाहिए। पब्लिक को सिर्फ वो चीज़ें पता होनी चाहिए जो उनकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। पब्लिक को अवेयरनेस की ज़रूरत है, और आपके प्लेटफॉर्म से मैं चाहूँगा अगर आप मुझे वक्त दें तो मैं पब्लिक को एक मैसेज देना चाहता हूँ। जी ज़रूर। पब्लिक के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने कम से कम हर घर, अपने राइट लेफ्ट 5 घरों का जायज़ा ले। अपनी बैक साइड पे अपनी अकबी दीवार के साथ मुल्हिका घरों के बारे में उनको पता होना चाहिए कि ये कौन लोग हैं, ये कारोबार क्या करते हैं, इनके बच्चे तालीम हासिल करते हैं या वर्किंग में हैं, ये किस इलाके से बिलोंग करते हैं, इनके आबाओ अजदाद कहाँ रहते थे। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको कहते हैं नेबरहुड वॉच। एक तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपके हमसाए महफूज रहते हैं, चोरी चकारी से बच जाते हैं। अगर आप उन पे नज़र रखेंगे, वो कहीं जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, आप लोगों का आपस में एक राब्ता रहेगा, और दूसरा आपको ये पता चल जाएगा कि आपके हमसाए में कौन रहता है। नंबर 1। नंबर 2, पुलिस के लिए ज़रूरी है कि जिन चीज़ों को हम दरगुजर करते हैं उन्हें दरगुजर ना किया जाए, उनको पे गौर किया जाए। ट्रांसपोर्ट करते हुए माली जिन्होंने एक टोकरी, एक बांसी टोकरी, एक लकड़ी की बनी हुई टोकरी, और उसमें बेलचा और उसमें कैंची और उसमें रंबा रखा होता है, उनको ज़रूर चेक किया जाए उसमें क्या है, कि इसमें क्या है। कहीं उसमें वेपन्स तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे, कहीं उसमें कोई प्लास्टिक मटेरियल तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल के पीछे बॉक्स लगे होते हैं जिसमें बंद, रस, डिलीवरी बॉयज, ये वो जो डबल रोटी वगैरह, ये स्पेशली बेकरी की आइटम्स, एक टीन डब्बा टाइप मोटरसाइकिल के पीछे लगे होते हैं जिसमें बेकरी आइटम्स होती हैं, जो एक मकाम से, एक बेकरी से दुकान तक ट्रांसपोर्ट की जाती है। वो शीशे की होनी चाहिए, वो सी थ्रू ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की होनी चाहिए। मैं आपकी बात में एक चीज़ ऐड कर दूं कि आजकल जैसे आप देखें कि कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स का कारोबार भी आगे बढ़ा है, कि लोग जो हैं वो
जो है डिलीवरीज कर रहे हैं चीज़ों की, बहुत ज़्यादा कंपनीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो उसको भी तो हम मॉनिटर करना चाहिए कि आप डिलीवर क्या कर रहे हैं। कि अगर एक चीज़, एक बंदा है, एक शख्स कोई पार्सल भेज रहा है किसी को बेचने के लिए, उसके अंदर क्या है ना कंपनी को पता है, ना जो है वो उसे भेजने वाले को पता है, सिर्फ जिसने मंगवाया है या जिसने भेजा है इनको पता है। तो उसके ऊपर भी तो मैकेनिज्म कुछ ये होना ज़रूर चाहिए। होना चाहिए, 100% होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जितनी भी आपकी ये कोरियर सर्विसेज हैं, कोरियर सर्विसेज को स्कैनर्स का बंदोबस्त करना चाहिए और इनको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और इसे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। वो जो आपके बॉक्सेस हैं वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, उनमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर इसके क्या अंदर जा क्या रहा है, है, क्या जा रहा अक्सर है। मंशियात वगैरह भी इवन आपने मिलती हैं हमें यहाँ बड़ी से। बड़ी इंटेलिजेंट ये बात की है और ये बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ब्लैक बुक पे वापस आए जी हाँ जी। कि ब्लैक बुक पर आप चले गए, अपना भेस बदल कर, हुलिया बदल कर, आपने 2 लोगों की वहाँ पे जाकर निशानदी करी, उसके बाद फिर वो पहली ब्लैक बुक जो थी वो प्रिंट हुई थी, ठीक है। जो फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है सीनियर ऑफिसर्स में और उससे मुतल्लिका लोगों में। तो मैं उसका हिस्सा रहा हूँ, मुझे क्रेडिट तो है फिर मेरा उस ये। आपका क्रेडिट डेफिनेटली, क्योंकि पहली के अंदर जो है वो आपने एक किरदार अदा किया, तो उसका फिर क्या अल्टीमेटली उसका फ़ायदा क्या होता है? उसके ऊपर फ़ायदा ये होता है कैसे कि वर्किंग की जाती उसमें है? उनकी पूरी हिस्ट्री लिखी होती है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनका उसकी पूरी फैमिली लिखी होती है और उनको पकड़ने में मदद मिलती है मदद मिलती है आने वाले आने ऑफिसर्स वाले को वक्त जिनके में। साथ वो आगे होगी। अभी तक कितनी ब्लैक बुक जो है वो उनके एडिशंस आ चुके हैं? ये बड़ा वो एक सीक्रेट सी बात है, आपको वो तो कितने चूंकि अरसे बाद एक पब्लिश होती है? ये तो डिपेंड करता है, वक्तन फवक्तन वो होती रहती हैं, उसमें शामिल होते रहते हैं, ऐड ऑन होता जाता है उसमें, छोटे चीज़ें छोटे ऐड होती रहती पम्फलेट्स हैं। की शक्ल में ऐड ऑन होते जाते हैं। एक पम्फलेट निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरा निकल गया। जिन लोगों ने उस पर काम करना होता है, जिन लोगों ने उन क्रिमिनल्स को अरेस्ट करना होता है, ये उन तक उन तक महदूद है। पहुंचती है। आगे बढ़ते हैं, पंजाब पुलिस की हालत कैसे बदलेगी? पंजाब पुलिस के हालात अभी भी इंतहाई पस्ता दिखाई देते हैं कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी भी जो है वो बहुत कम दी जाती है। जो मुद्दई मुकदमा होता है उसको खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता है, रेड करवाने का, मुल्जिमान की गिरफ्तारी का, रिहाइश देनी पड़ती है, आउट ऑफ स्टेशन कहीं पे रेड करने जाना। तो ये हालात क्यों नहीं बदल रहे? क्या क्या तरीक़ेकार अपनाया जाए? इतने अफसरान जो हैं वो चेंज होते रहे हैं आज तक, वेलफेयर के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जा रहा है, थाने भी अब तो नए हो चुके हैं। देखें, बहुत कम वक्त मिला है मौजूदा आईजी पंजाब को। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वक्त मिला है। नहीं, मैं कम वक्त मिला है, ये कहीं 10 साल पहले आने चाहिए थे। हमारा अलमिया ये है कि जैसे जैसे अफसर का ओहदा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी सोच में तब्दीली आती जाती है। जो काम एक्चुअली इंस्पेक्टर जनरल्स को करना चाहिए था, जो काम एक डिपार्टमेंट के सरबराह को करना चाहिए था, उसका आगाज किया डॉक्टर उस्मान। माजरत के साथ इससे पहले ये नहीं हुआ। एक तारीखी काम हुआ है डॉक्टर उस्मान। मेरी बदकिस्मती है कि मैंने डॉक्टर उस्मान अनवर के बतौर आईजी उनके साथ सर्व नहीं किया। काश, ये रिग्रेट रहेगा कि मैंने डॉक्टर उस्मान अनवर के साथ काम नहीं किया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने धोने दो दिए महकमा पुलिस के। पुलिस को एक नई जिंदगी डॉक्टर उस्मान अनवर ने दी। पुलिस के वो मामलात दुरुस्त किए हैं डॉक्टर उस्मान अनवर ने कि जो 4 दहाइयाँ तो मैं देख गया दुरुस्त नहीं हुए थे, तो डॉक्टर उस्मान ने दुरुस्त कर दिए। पुलिस वाला बेचारा अपनी मसवाक से नलका बंद करता है और अपनी मसवाक निकाल के फिर नहाता है। तो ये हालत हमारे शावर रूम्स की थी। पुलिस अफसर बेचारा कपड़े बदलने के लिए कभी अलमारी के पीछे तो कभी अपनी टेबल के पीछे छुपता था। ये हालत डॉक्टर उस्मान अनवर ने दुरुस्त की। पुलिस अफसर को इंसान समझने के लिए, इंसान बनाने के लिए जो बुनियादी ज़रूरतें थी वो डॉक्टर उस्मान अनवर ने। तो उस वक्त के जो आईजीज़ थे, इतने बड़े बड़े नाम थे, मैंने वही अर्ज़ किया ना जी कि बड़े बड़े नाम होते हैं, उनकी क्या प्रेफरेंस थी? क्या देखें, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतनी ज़्यादा थी? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की आप डॉक्टर उस्मान पे क्या समझते हैं? आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन उसने एक मिशन लिया
कि मैंने अपनी पुलिस फोर्स को जितनी देर तक मैं हूँ मैंने इनको इनके हक दे के जाने हैं। अब आगे ये हमारी गैरत पे डिपेंड करता है। अब पुलिस के पास कोई कमी नहीं है, वसाइल हमेशा ही कम थे, पैसा हमेशा ही कम रहा है। अगर डॉक्टर उस्मान अनवर बराह रास्त फंड्स हासिल कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, तो वो पुलिस का हक नहीं है। पुलिस को तो वही फंड मिलता है, वही एलोकेट होता है जो बजट में आता है। तो बजट से हट के जितने भी काम डॉक्टर उस्मान अनवर ने किए वो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि पुलिस के जवानों के लिए, पुलिस के अफसरान के लिए मिन्नतें की, भीख मांगी है इक़्तिदार, साहिबान इक़्तिदार से, और पुलिस को दिया है। पुलिस को अब कुछ इसका रिजल्ट भी देना पड़ेगा। डेफिनेटली पुलिस के पास अब कोई कमी नहीं है। वो वाली बात आपकी दुरुस्त है। एफआईआर का अंदराज नहीं होता, क्या डर क्या है एफआईआर दर्ज करने का? लोग साइलिन जो है वो थाने के चक्कर लगाते हैं कि हमें हमारी एफआईआर दर्ज कर दी जाए। जो डकैती की एफआईआर को झपट्टे में तब्दील कर दिया जाता है, झपट्टे की एफआईआर जो है वो उसको नौसरबाजी में तब्दील कर दिया देखिए, जाता है। ये तो अब मैं समझता हूँ कि वो बेचारा बहुत ही कमज़र्फ पुलिस अफसर होगा जब इस बात पे आपका कोई चेक ही नहीं है, आपसे ये पूछा ही नहीं जाना कि ये एफआईआर क्यों लॉन्च की है और ये इतना बड़ा जुर्म क्यों हो गया है। अब तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जुर्म हो गया है तो इसको पकड़ो, ये जुर्म हो गया है तो ये दोबारा, अब पूछा जाता है रिपीटेड क्राइम को, कि एक जगह से रोज ही मोटरसाइकिल चोरी हो रही है तो फिर वो ज्यादती है। एक सड़क पे अगर रोजाना ही रॉबरी हो रही है और वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम एक ही महल्ले की तरफ बढ़ता चला जा रहा है तो ये ज्यादती है, ये पूछा जाएगा। तो अब अगर ये बर्किंग और जो आपने बताया झपट्टे में बदलने वाली जो सूरत हाल है, ये फिर वो लोग करते हैं जो निकम्मे और नालायक हैं। वो क्राइम कंट्रोल करने की बजाय एफआईआर में तब्दीली करके अपने क्राइम को कम करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल फेयर। ये ज्यादती है, ये जुल्म है। अच्छा, तारीख में पहली दफ़ा हमने देखा है कि एक चेंज किया गया है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर के डीएसपीज, क्योंकि पहले मुश्तरक होते थे ऑपरेशन के और इन्वेस्टिगेशन के, तो अब उनको भी अलग अलग कर दिया गया है कि ऑपरेशन विंग का जो है वो डीएसपी अलग है, इन्वेस्टिगेशन विंग का जो है वो डीएसपी अलग है। कितनी बेहतरी अभी तक आई है या कुछ चांसेस हैं इसलिए कोई हालात बेहतर होने के? देखें, जो ऑपरेशंस का डीएसपी है ना जी, वो कभी अपने आप को इन्वेस्टिगेशन का डीएसपी समझता ही नहीं था। वो इतना मसरूफ़ होता है अपने ऑपरेशनल मामलात में कि वो लुक आफ्टर कर ही नहीं सकता क्राइम। ये एक अच्छा इक़दाम है, अच्छा फ़ैसला है कि डीएसपीज़ अलग किए गए हैं। और मेरे ज़ाती इल्म के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन के डीएसपीज़ की पोस्टिंग के बाद, क्योंकि लाहौर बहुत बड़ा शहर है, मैं लाहौर को पाकिस्तान कहता हूँ, लाहौर शहर जैसे एरिया में इसकी ज़रूरत थी ताकि एक इंडिपेंडेंट डीएसपी, एसडीपीओ अपने सर्कल के क्राइम्स को अंडर वन रूफ मुकम्मल करवाए, चालान मुरतब करवाए, फॉलो अप ले कि ये मुलज़म पकड़े गए हैं, ये इनकी फॉर्मल अरेस्ट हो गई है, इनको कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया है, अब इनकी रिकवरीज़ मुकम्मल हो गई हैं, इनके रिमांड मुकम्मल हो गए हैं, अब ये जेल चले गए हैं, तो अब इनका चालान जो है वो सबमिट टू कोर्ट होना चाहिए। इसके लिए एक पूरी एक्सरसाइज होती है जो कि ऑपरेशन का डीएसपी नहीं कर सकता। ऑपरेशन का डीएसपी बमुश्किल हफ्ते भर में एक मीटिंग भी नहीं कर सकता था इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर्स के साथ। तो ये तो फिर फुल टाइम जॉब हो गया ना, काम तो बहुत अच्छा है अगर नेक नियति से डीएसपी इन्वेस्टिगेशन अपना काम पूरा करे। ये काम हो गया, लेकिन अभी भी पुलिस को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या इंटेंशनली पुलिस जो है वो उस तरह से जो है वो चालान जमा नहीं करती है, चालान मुरतब नहीं करती कि जिससे मुल्ज़मान को या मुजरिमान को जो गिरफ्तार शुदा होते हैं उनको सज़ाएँ दिलवाई जा सकें। आज तक कोई ऐसा मैंने
कम अज़ कम जो है वो जराइम पेशा शख्स नहीं देखा जो कि हिरासत के बाद आकर जो है उसने तौबा करके अपने किबला दुरुस्त किया हो। हमेशा जो है मज़ीद तरक्की पाते ही मैंने मुजरिम को देखा है कि वो ज़्यादा मजबूत होके अंदर से बाहर निकलता है। और ये ज़बान ज़द-ए-आम है माज़रत के साथ कि फड़े जावांगे ते बाढ़ भी आ आवांगे, ठीक है? क्योंकि जेलां दे विच ते भाई जांदे ने, बंदे जांदे ने। ये कैसे मामला जो है वो ये माइंडसेट कैसे ठीक होगा और ये चीज़ें कैसे बेहतर होंगी? मैं एक मिसाल के साथ आपको वाज़ेह कर देता हूँ। एक क्रिमिनल था, उसको मैंने अरेस्ट किया। उसके घर में एयर कंडीशन घर था उसका। उसके बच्चे एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते थे और उनके घर में हर वो ज़िंदगी की सहूलत मौजूद थी। एलसीडीज़ से लेके फ्रिज वगैरह जो जो बुनियादी अय्याशी की चीज़ें होती हैं वो सब मौजूद थी। उससे मैंने एक सवाल किया, मैंने कहा तुम ये काम छोड़ते क्यों नहीं हो? क्या ज़रूरत है? तुम ज्वेलरी का काम जानते हो तो कहीं पे मुलाजमत कर लो। ये क्राइम जो तुम कर रहे हो, ये चोरियां जो तुम कर रहे हो, लोगों के घरों को लूट रहे हो, तो ये छोड़ दोगे? तुम मुझे वैसे भी बड़े नफीस उसका लिबास, बहुत कम क्रिमिनल्स होते हैं जो बड़े खुश लिबास खुश गुफ्तार होते हैं, जिस वजह से मैंने उसे ये सवाल किया। उसने कहा कि जनाब बात इस तरह से है कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कोई 10,000 रुपये मुलाजमत नहीं देता, 10,000 से ज़्यादा मुझे कोई तनख्वाह देने के लिए तैयार नहीं है। मेरे घर बिजली का बिल आता है तकरीबन 20,000 रुपये, मेरे बच्चों की स्कूल की फ़ीस जाती है 9,000 रुपये, मेरे घर का राशन तकरीबन 35 से 40,000 रुपये का राशन आता है, और दीगर मिलने मिलाने कपड़े शपड़े ये कर करा के मैं ऑलमोस्ट कोई 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए पे चला जाता हूँ। तो मैंने कहा फिर? कहता सर कोई बात नहीं, मैंने एक जगह पे पैसे रखे हुए हैं जहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते। अब तो मेरा रिमांड ख़त्म हो गया है, मैं जेल जा रहा हूँ, तो मेरी बीवी मेरी ज़मानत करवाएगी और मैंने वापस आके यही काम करना है। आप मुझे बताएं कि मुझे 10,000 रुपये मुलाजमत करनी चाहिए जबकि अखराजात मेरे 1.5 लाख रुपए हैं। देखिए बात इस तरह से है कि इसका कोई हमारे यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। हम लोग अपने अखराजात को बजट नहीं बना सकते। आपसे सवाल करता हूँ, क्या आप बजट बना सकते हैं? बहुत मुश्किल है। नहीं बना सकते। मैंने बतौर पुलिस ऑफिसर 1.25 लाख रुपए पे मुलाजमत की। आप यकीन करें, मैं कोई मतलब मुझे इसमें कोई शर्म शुरम भी नहीं है और मैं कोई बड़ी बात भी नहीं कर रहा। किस्तें कराने में सारी ज़िंदगी गुजरी है। कभी बच्चों के स्कूल की फ़ीस की किस्तें कराई हैं, कभी बिजली के, कभी गैस के बिल की किस्तें कराई हैं, कभी गैस का बिल पे कर दिया है तो बिजली का बिल रह गया है, और किसी महीने स्कूल से नोटिस आ गया है। बड़ा मुश्किल काम है। इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं इन हालात की वजह से कि पुलिस के जो स्टैंडर्ड को या उनकी पे स्केल को उस लेवल पे नहीं लेके पहुंच रही आपका महकमा या आपकी हुकूमत। देखिए पे स्केल चाहे बेशक यही रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पुलिस की जो बुनियादी सहूलतें हैं वो पूरी करना ज़रूरी है। पुलिस के अपने स्कूल होने चाहिए, पुलिस के अपने हॉस्पिटल्स होने चाहिए, पुलिस वालों को घर मुफ्त में मिलना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर ये बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर जाएं, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पूरी कर दें, बच्चों की तालीम की ज़रूरत पूरी कर दें और मेडिकल से रिलेटेड मामलात पूरे कर दें, तो करप्शन ख़त्म नहीं बल्कि अपनी मौत आप मर जाएगी। अब आ जाते हैं आपके उस बात पे कि नारकोटिक्स में पुलिस इन्वॉल्व है और नारकोटिक्स वालों के साथ ताल्लुकात राब्ते वगैरह। सर आप गिनती गिन सकते हैं। मैं 5 लोगों के नाम
इससे ज़्यादा छठा नाम आपको नहीं मिलेगा। तो अगर हज़ारों की तादाद में 6 लोग मनशियात फरोशों के साथ ताल्लुकात में हैं या थे, तो आप पूरे डिपार्टमेंट को तो इल्ज़ाम नहीं दे सकते। मैं पुलिस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं पुलिस को डिफेंड नहीं कर रहा। होता क्या है साहब कि चूंकि पुलिस एक सामने नजर आने वाला किरदार है, पुलिस सबकी नज़रों में है, पुलिस को सब लोग बहुत गौर से देखते हैं, तो उसकी मामूली सी गलती जो है वो ज़बान ज़द खासों आम हो जाती है। पुलिस से लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो क्राइम कर सकती है। वेरएज़ मैं ये समझता हूँ कि पुलिस कहीं युगंडा से तो आई नहीं। हम आप ही पुलिस वाले हैं, हमारे भाई बंद, हमारे रिश्तेदार, हमारी बरादरी ही पुलिस में है। तो जिस नस्ल में, जिस नेशन में बच्चों की जान बचाने वाली अद्वियात जाली बनती हो, जिस नेशन में बच्चों का दूध केमिकल ज़दा हो, जिस नेशन में मिर्चों में और हल्दी में और मसाला जात में बरादा मिलाया जाता हो, जहां चाय की पत्ती को रंग देके बाजारों में फरोख्त किया जाता हो, उस नेशन से आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पुलिस में भी ऐसे ही नासूर पैदा हो जाते हैं जैसे कि बाकी नेशन में। आजकल के हालात में जूनियर पुलिस अफसरान को अगली सीटों पे लगाया जा रहा है, ऊपर वाले रैंक पे लगाया जा रहा है। क्या ये जाती नापसंद है कि सीनियर अफसरान की कमी है कोई महकमे में कि जूनियर्स के साथ जो है वो काम चलाया जा रहा है? मैं जो इसको समझ सका हूँ अपने इल्म के मुताबिक आपको बता देता हूँ कि जो यंग अफसर जो होता है ना जी, जिसको उसकी हैसियत से बड़ा टास्क दे दिया जाए तो वो टका के कलाबाजियाँ लगाता है। तो आउटपुट लेने के लिए कि ये खूब कलाबाजियाँ लगाए, ये दरख्तों पे, वो गैलरी थी ना, तो उसको किसी ने हिफाजत पे मामूर कर दिया अंडों के, तो वो कभी छलांग लगाती थी इस दरख्त पे, कभी उस दरख्त पे, कभी उस दरख्त पे। अंडे तो खाए गए लेकिन गैलरी ने अपना फ़र्ज़ पूरा अदा किया। तो ये यंग ऑफिसर्स हैं, तो ये ख्याल किया जाता है, ये एक सोच है कि शायद नौजवान नस्ल को और ये यंग ब्लड को अगर पोस्टिंग दी जाएगी तो ये बेहतर काम करेंगे, क्योंकि इनको इनके हैसियत से बढ़ के काम दे दिया गया। तो ये अपनी उस हैसियत पे पूरा उतरने के लिए, अपने उस काम को मुकम्मल करने के लिए ज़्यादा कोशिश करेंगे। रैंकर्स और पीएसपी क्लास, रैंकर्स वो जो कि नीचे से तरक्की पाते ऊपर आते हैं, और पीएसपी क्लास जो कि सीएसएस करने के बाद महकमे में आती है, बतौर एएसपी ज्वाइन करती है। इनमें इख्तलाफात कब ख़त्म हो सकते हैं? क्या इख्तलाफात हैं? और जो एक हमें गैप नज़र आता है इन दोनों में, वो कैसे कम हो सकता है? वो ख़त्म हो सकता है जी कि सूबाई सतह पे पुलिस होनी चाहिए, प्रोविंशियल पुलिस सिस्टम होना चाहिए। इससे बहुत नुकसानात हैं। एक अफसर आज यहाँ है, वो कुछ 6 महीने बाद केपी चला जाता है, वहाँ से फिर आगे कहीं बलूचिस्तान चला जाता है, कभी सिंध चला जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रोविंशियल पुलिस सिस्टम होना चाहिए और एक ख़ास ओहदे तक इसमें कुछ हदूद मुकर्रर होनी चाहिए, और प्रोविंशियल ऑफिसर्स को तरक्की दे के उनको उनके ओहदे के मुताबिक फ़राइज़ मनसबी सरअंजाम देने का मौका मिलना चाहिए। जब तक प्रोविंशियल पुलिस सिस्टम, प्रोविंशियल पुलिस काम नहीं करेगी, ये हालात ख़राब रहेंगे। तरक्कियाँ जो हैं वो पीएसपी क्लास की जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम पैराशूट के तरह जो है ऊपर जाती हैं, जबकि रैंकर को अपनी एसी आ रहे हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स जो हैं वो साइन करवाने में जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात रहती हैं। तो अगर स्ट्रीमलाइन हो जाएगा सारा कुछ तो फिर डीआईजी बन जाएंगे। सर बेहतर नहीं है कि तजर्बे का डीआईजी भी आप लोगों के पास कोई एक आधा हो? तो फिर वो उनको पोस्टिंग कौन देगा? तो ठीक है ना जी, नीचे रखो, थल्ले रखो, वाला नाल पत्ता ना लगे भी ये केड़े पासे चला गया। देखिए बात इस तरह से है कि अगर उनको स्ट्रीमलाइन हो जाए सारा सिस्टम, जो कि मौजूदा आईजी ने कर दिया, अब जो है ना वो कोई एक ख़ास क्लास है, वो कोई खुश नहीं है। जिस क्लास का आपने जिक्र किया है वो इस काम से खुश नहीं है।
इख्तलाफात अभी भी हैं अभी उनके दिलों में। अभी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब को के इकदामात को रद्द करने वाले बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। वो बहुत परेशान है कि पुलिस तरक्कियां कर गई, भाई फलाना जो है उसको अगले 20 साल डीएसपी नहीं होना चाहिए था, वो डिप्टी बन गया। अब कंपटीशन मिलेगा, अब तो मिलेगा, अब तो कंपटीशन होगा, क्योंकि जो तजर्बे का और जवानी का। तजर्बे का और जवानी का। वैसे होना तो ये चाहिए उसूली तौर पे पूरे पाकिस्तान में एक ओहदा होना चाहिए जो पुलिस में उससे आगाज हो और फिर उससे ऊपर तरक्की करता हुआ वो आईजी बने। बीच में ये जो घुसपैठिए वाला सिस्टम है, ये किसी सतह पे भी ठीक नहीं था। मतलब एक एएसआई अगर आप पुलिस में अपॉइंटमेंट हो रही है तो फिर एएसआई ही होनी चाहिए। ये बीच में सब इंस्पेक्टर आ गए, इंस्पेक्टर भी है, बीच में इंस्पेक्टर आ गए, और आप यकीन करें कि जब ये कुछ शुरू हुआ तो फिर बेड़ा ही गर्क हो गया। पुलिस शायद इतनी बदनाम नहीं थी, पुलिस शायद इतनी नाकाम नहीं थी जब एक ओहदा था और पीएसपी खाल खाल मिला करते थे और रैंक्स में से अफसरान डीआईजी तक जाते थे। अब रैंक ढूंढने पड़ते हैं, अब रैंक्स ढूंढने पड़ते हैं, मिलते नहीं है। 42 साल में एक शख्स जो है वो एएसआई से चलता है, इंस्पेक्टर तक पहुंचता है। एएसआई, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, और इससे अगर आप हाफ भी कर लें, ये हार्ड बर्निंग थी डॉक्टर उस्मान साहब से पहले, लेकिन अब नहीं है। अब तो जनाब ये मतलब सैलाब आया हुआ है आए दिन। अभी अब फिर डीएसपी प्रमोट होने लगे हैं इंस्पेक्टर साहबान जो हैं। तो डॉक्टर साहब तो अपनी नौकरी में लाहौर पुलिस में कोई निका थानेदार छोड़ के नहीं जाएंगे। सारी की सारी पुलिस इंस्पेक्टर, डीएसपी और एसपी होगी। ये मैंने जो कैलकुलेट किया है कि कोई भी बंदा जो है ना वो कोई बदनसीब होगा, वो मेरे जैसा, जो डॉक्टर उस्मान अनवर के मतहत काम नहीं कर सका और वो रैपिड प्रमोशंस अपनी नहीं ले सका, वरना अदरवाइज अब कोई रह नहीं गया। आपको कभी कोई याद पड़ता है कि अभी कोई एसीआर अपनी करवाने के लिए, साइन करवाने मैंने के कभी लिए इन चीज़ों पे तवज्जो ही नहीं दी थी। तो मुश्किलात का सामना हुआ? मैंने जी कभी इस चीज़ पे तवज्जो ही नहीं दी। बड़ी सीधी सी बात है, मुझे कभी सारी ज़िंदगी ये मैंने सोचा ही नहीं था। मेरी एक ही लगन थी, मैं बुनियादी तौर पे हूँ जी क्राइम फाइटर। जो मेरे अंदर पैदाइशी तौर पे एक चीज़ मौजूद थी कि जुर्म के ख़िलाफ़ लड़ना है, जंग करनी है। मतलब हम अपने ज़माने में एक फ़िल्म लगा करती थी मिस्टर चिप्स, मोटरसाइकिल पे आप, तो मेरा वो एक था अपना सोच कि मैं पुलिस ऑफिसर, विंगी टोपी, और बस मुझे कतई तौर पे ऐसी कभी सोच नहीं थी कि ये तरले करो, जाके सीआर लो और दफ्तरों के चक्कर लगाओ और क्लरिकल स्टाफ से मिलो। मैं कभी किसी क्लरिकल स्टाफ से जाके मिला ही नहीं। ये तो अब अल्लाह भला करे डॉक्टर उस्मान का कि क्लरिकल स्टाफ के तसल्लुत से आज़ाद करा दिया पुलिस को और एक सिस्टम बना दिया। वरना पहले तो जाके आपको तरले करने पड़ते थे क्लरिकल स्टाफ के कि मेरे कागज़ निकाल के इधर फाइल सीधी कर दो। हमने लानत भेजा जी, हमने इस तरफ गौर ही नहीं किया। किसी क्लर्क को मैं नहीं जानता, ना मैं कभी किसी से जाके मिला। कितनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है पुलिस अफसर को केसों के अंदर या मामलात के अंदर? कितना को प्रेशराइज किया जाता है पॉलिटिकल लेवल पे, तो किस हद तक किया जाता है? किया जाता होगा। मैं सच बताऊं आपको, खूबसूरत दौर था परवेज़ मुशर्रफ का, बड़ा खूबसूरत दौर था। कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं था, कोई नहीं प्रेशर नहीं होता था। उसके बाद के दौर में दूसरा दौर आ गया 2018 में। सच्ची गल तो है भाजी, इस तो कदे कोई नहीं टकरिया, या शायद हम उन अफसरान में से थे कि जिनके मुतालिक ये था कि अगर इनको प्रेशराइज करेंगे तो ये खप डाल देंगे। तो मैंने तो अपनी सर्विस में प्रेशर नहीं देखा। 2022 का क्या कहते हैं? 2022 के बाद कितना को पॉलिटिकल प्रेशर आपको लगता है कि आया होगा पुलिस अफसरान पे? था कोई? ये
जब पीडीएम वाला दौर आता है, नहीं वो तो बेचारे अपनी अपनी पड़ी हुई थी सबको, उस दौर में तो कोई प्रेशर नहीं। मैंने तो वो दौर भी देखा है कि जब पॉलिटिशियंस को कोई दफ्तर में बिठा के चाय नहीं पिलाता था। अब जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है, और मेरे ताज़ा तरीन इल्म के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मेरी बड़ी डिटेल मीटिंग्स हुई हैं, आपकी वज़ीर आला चंगे काम कर रही है, बड़े बड़े। अगर वो इसी पावर से, इसी सोच से लगी रही तो अपनी पार्टी का मुंह धो देगी, जो कि बहुत बुरे हालात से दो चार रही है। और मैं ये कहा करता था कि अगर मौजूदा वज़ीर आला पंजाब ने काम ना किया ना, और हट के काम ना किया, तो फिर ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मेरी जो ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक कल मुझे पता चला है कि जी वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स ले रही है। मौजूदा डीआईजी जो है वो भी बड़ा खुल के काम कर रहा है ऑपरेशंस का। रुके हुए फंड्स उसने जारी किए हैं। ये जो पुलिस की तज़ीनो और आयश और ये फ्रंट डेस्क और ये वो दाएं बाएं ये जो चीज़ें बनी थी, उसमें जो अखराजात हुए थे वो उन्होंने बुला के एसएचओज़ को पैसे दिए और काम ठीक हो रहा है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, बराह रास्त है। मौजूदा हालात में पुलिस फ्री हैंड नहीं है, पुलिस अंडर प्रेशर काम कर रही है। हमारे एक दोस्त थे डीएसपी, उन्होंने अपनी एसीआरें साइन करवानी थी एक साबिक डीआईजी साहब से। तो मुझे ये जान के काफ़ी हैरत हुई कि उनका जो सबॉर्डिनेट था उन डीएसपी साहब से, जो कि गालिबन एक एएसआई था, तो डीएसपी साहब को जो है वो एसीआरों के लिए फटीक डाली होगी सर, नहीं बकायदा कैश का मुतालबा कर रहा था कि सर 10,000 भेज दो, 8,000 भेज दो, तो मैं ना साहब को फटाफट तो करवा देना वहाँ। तो लिटरली मुझे देख के शौक हुआ कि एक डीएसपी जो कि कई हाथ उससे सीनियर है, तो उसको भी महकमे के अंदर रिश्वत देनी पड़ी अपने जायज़ काम करवाने के लिए। अगर ये चीज़ें ठीक हो जाएं, अगर ये मामला दुरुस्त हो जाए, तो हमारे मुल्क में कमी किस चीज़ की है? तो सर फिर हाउ कैन यू से कि पुलिस जो है वो गरीब आदमी को या एक आम आदमी को जो इंसाफ बिला मुआवजा मिल सकता है? मैंने तो हरगिज़ ये नहीं कहा कि किसी आम आदमी को इंसाफ बिला मुआवजा मिल सकता है। मैंने तो ये कहा है कि जो इस वक्त पुलिस के हालात हैं, जो पुलिस को मराआत मिल चुकी हैं और जो दरीना ख्वाब पुलिस के पूरे हो चुके हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि अब पुलिस को चाहिए कि वो अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपने हौसले से ज़्यादा पब्लिक को डिलीवर करे और ये साबित करे कि हमारी सुनी गई है और अब हमने पब्लिक की सुननी है। अगर पुलिस वाला पब्लिक सर्विस का काम शुरू कर दे तो आपको पता है कि इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। कोई नहीं है, बिल्कुल बेशक। मैं दावेदार हूँ, बेशक फतवा ले लीजिएगा, रोज़े क़यामत पुलिस वाले से नमाज़ों का नहीं पूछा जाना कि तू फ़लाँ ड्यूटी पे खड़ा था और फ़लाँ तेरे ज़ोर का वक्त हो गया था और तूने 1.5 घंटा लगा के ज़ोर क्यों नहीं पड़ी। रोज़े क़यामत गिरेबान होगा किसी बूढ़े शख्स, किसी बुढ़िया के हाथ में, और वो सवाल कर रही होगी कि तू साहिब इक़्तिदार था, तेरे पास मेरा केस था और वो तूने हल नहीं किया। हिसाब होना है पुलिस का इससे। और बहुत लोग अपने अपने बड़े वडेरों का, अपने जिनकी हम बड़े नाम लेते हैं, हम साबित करने की कोशिश करते हैं कि इनका जिक्र कुरान में मौजूद है। आपने देखा होगा ये पुलिस कुरान में लिखी हुई है, आपको पता है इस बात? ये डिपार्टमेंट, ये इंस्टीट्यूशन खालिक कायनात ने तसव्वुर पेश किया और इसका जिक्र कुरान में है। अब आप सोच लें कि इससे बड़ी कोई इबादत होगी? पुलिस अफसर या तो वली बन सकता है, औलिया अल्लाह बन सकता है,
या फिर दुनियादारी करके आखिर में तो कुछ और बन जाए। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि मैंने पैगाम दुरुस्त तरीके से लोगों तक पहुंचा दिया है, लेकिन ये अमल नहीं करते, ये सुनते नहीं है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपका काम पूरा हो गया, आपने अपनी ड्यूटी दुरुस्त तरीके से सर अंजाम दे दी। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, मुसैतिर किसे कहते हैं? थानेदार को, दरोगा को। तो ये तसव्वुर किसने पेश किया? ये तसव्वुर खालिक कायनात ने पेश किया कि ए नबी, आपका काम था कॉन्स्टिट्यूशन, किताब, आइन, अखलाकियात, जिंदगी गुजारने का असलूब, दुनियादारी का असलूब लोगों तक पहुंचाना। थानेदार भेजूंगा जो ताज़ीरात खुदाबंदी पर अमल करवाएगा, जो खुदा के बनाए हुए कानून पर अमल करवाएगा। तो ये तो ड्यूटी अल्लाह ताला की दी हुई है। आपके रोंगटे नहीं खड़े हो जाते जब आपको अल्लाह ताला अपनी किताब में जिक्र कर देते। बहुत बड़ी इबादत है। और जो पुलिस में आ गया है, मैं समझता हूं कि वो अगर इंसानियत की खिदमत कर गया है तो जन्नत का आला तरीन दर्जा उसके नाम लिख दिया गया, बसूरत दीगर सजा लेगा और भयानक सजा लेगा। अपने प्रोग्राम को जो है वाइंड अप की तरफ अगर लेके जाएं तो मुझे बस ये बता दीजिएगा कि जैसे हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे अंडरवर्ल्ड की, लाहौर में भी ऑपरेट कर रहा है। अंडरवर्ल्ड किसे कहते हैं आप? जो छुप छुपा के जो जुल्म जराइम करते हैं, हीनियस क्राइम इन्वॉल्व होते हैं, जो अपनी शनाख्त को जाहिर नहीं होने देते। पाकिस्तान में ये मुंबई नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। कराची और लाहौर में फ़र्क है। वहाँ की क्राइम में और लाहौर के क्राइम में फ़र्क है। लाहौर मेरा अल्लाह जानता है अभी पुरअमन है। कोई रजिस्टर्ड क्रिमिनल, कोई गैंग की शक्ल में क्राइम करने वाला लाहौर में नहीं है कि जो कोई माफिया की शक्ल में क्राइम करते हैं। उठाई गिरे क्रिमिनल्स हैं। आज जेब तराशी करते थे, कल राजनी शुरू कर दी। पहले मोटरसाइकिल चोरी करते थे, आज गाड़ी चोरी शुरू कर दी। किसी ज़माने में साइकिल चोर थे तो मोटरसाइकिल पे चले गए। इंडिविजुअल कोई गुस्सा ना कर दिए आप किन बातों का कि आप जो है उनको बदमाशों को आप जो है वो जेब तराश या साइकिल चोर मेरी जो है वो नज़र कह रहे हैं। में जो इंसानियत का दुश्मन है, जो इंसान को दुख पहुंचा रहा है, उसका नाम इससे भी घटिया अंदाज में लिया जाना चाहिए। सिंपल। कोई रंज करता है, कोई गुस्सा करता है तो करता रहे। क्रिमिनल को अदब से मुखातब किया जाना मेरी किताब में नहीं लिखा। आपके 42 साल करियर में कोई ऐसा वक्त आया हो कि जहाँ पे आपको लगा हो कि यार दिल रंजीदा हुआ हो किसी का मसला सुन के, तो और आपने आउट ऑफ द वे जाके भी वो मामला जो है उसका सुना हो या उसको हल करने की तरफ आप लेके गए? मैंने बहुत से काम किए। मैंने अपनी सर्विस में अपने आखिरी 3 सालों में बेवाओं को उनकी डूबी हुई रकमें वापस करवाई। मेरे लिए वो बहुत तकलीफ़देह चीज़ थी जब फ़िरोज़पुर रोड पे एक हाउसिंग कॉलोनी में बेवाओं के साथ, बेचारियों के साथ 35-35 हज़ार, 40-40 हज़ार, लाख रुपए का फ्रॉड हुआ और वो करोड़ों में चला गया। मैंने अल्लाह के फजलो करम से वो रकूम उनको मैंने वापस करवाई। इस तरह से और भी मैंने बहुत से काम किए। मैंने कभी किसी गलती पे किसी को क्रिमिनल नहीं बनने दिया। इंसानों से गलतियां भी हो जाती हैं। क्रिमिनल माइंडेड शख्स होना, क्राइम करने वाला, एक मुस्तकिल बुनियाद पे क्राइम करने वाला होना एक अलग चीज़ है। और किसी से अनजाने में, बेवकूफ़ी में, बचपने में कोई गलती हो जाए तो उसकी इस्लाह मैंने बहुत की है।
मैंने कभी नहीं आज जेल तक जाने दी। कोई ऐसा वाकया हुआ होगा जिसमें आपको पछतावा हुआ हो तफ्तीश के बाद या किसी काम करने के बाद कि ये काम शायद मुझे नहीं था करना चाहिए? कोई ऐसा केस आपके पास आ गया हो? मेरी नज़र में 2 मामलात ऐसे हैं जिनमें मैं समझता हूँ कि मेरे पास एक में तो खैर मुझे समझ ही नहीं आ सकी कि ये क्यों हो गया। दूसरे में मैं बाइख्तियार था और मैं समझता हूँ कि मुझे चाहिए था कि मैं स्ट्रेट वे इनकार कर देता कि पब्लिक ने एक शख्स अरेस्ट करके मेरी मौजूदगी में हमारे हवाले किया कि जी ये चोर है और ये रिक्शा चोरी करने लगा था। मैंने बगैर सोचे समझे इस वजह से उसे जेल भिजवा दिया कि पब्लिक कहेगी कि पुलिस बिक गई है। वो चोर नहीं था, वो साईं लोग सा आदमी था और वो ऐसे ही रिक्शे में बैठ गया था। चूंकि बहुत बड़े मजमे ने उसको अरेस्ट करके पुलिस के हैंडओवर किया था, मुझे वो सारी ज़िंदगी इस बात का पछतावा रहेगा। और मैं अक्सर व बेशतर आज भी इस वाक़े को, कई दहाइयाँ गुजर गई, 97 का वाक़या है, लेकिन आज भी मुझे ऐसे ही याद है जैसे कल का वाक़या हो। और मैं अक्सर इस वाक़े को याद करके आपदीदा हो जाता हूँ कि ज़हीरुद्दीन बाबर अवान, तू बाइख्तियार था, तू साफ इनकार कर देता कि मुझे ये क्रिमिनल नहीं लग रहा, आप लोगों को गलत फहमी हुई है। वो जेल गया और वो जेल से वापस आया, मुझे सलाम करने आया। मुझे कहता बाबा जी मैं आपको सलाम करने आया। उसका वो सलाम मुझे नहीं भूलता, रिग्रेट है मेरे लिए। आपको तो चलें रिग्रेट हो गया, लेकिन आज भी कई पुलिस अफसरान हैं जो कि मुद्दई मुकदमान को ये मशवरा देते हैं कि अपने पर्चे के अंदर नामालूम की तादाद में जो है वो इजाफा करें, आप किसी को भी फिट कर सकते हैं, या 109 का भी जिक्र कर देते हैं कि आप मैंने मुशावरे अर्ज़ में किसी किया को ना डाल जी सकते हैं। कि पुलिस अफसर या तो वलायत के दर्जे पे फायज हो सकता है बसूरत दीगर, फिर बड़े बड़े गुर्ज हैं और बड़ी भयानक सजा है जो आपने इस दुनिया में भुगतते जानी है। मत सोचें, कोई पुलिस अफसर ये मत सोचे कि क़यामत वाले दिन फैसला होना है। फैसला यहाँ हो के जाएगा। इंसानियत को पहुंचाई हुई तकलीफ का फैसला इस दुनिया में हो के जाएगा। अगले जहान के फैसले डिफरेंट हैं। सीआईए में आपने बहुत अरसा काम किया है, काफ़ी ग्रिप भी रही है आपके सीआईए की, लेकिन अब जो मौजूदा सीआईए का सेटअप एक हम देख रहे हैं उनमें बहुत से इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं, पैसों के चार्जेस, करप्शन चार्जेस, किसी और किस्म की मुआवनत जराइम पेशा अफराद की। क्या ये सेटअप ऐसे ही रहेगा या इसको चेंज होना चाहिए? सीआईए देखें, मैंने पहले शायद आपने ये सवाल किया था, सीआईए बहुत बड़े बड़े काम करती है। सीआईए का काम आसान नहीं है। अगर आप सच पूछें ना तो सीआईए वो शोबा है कि जिसकी वजह से पुलिस की पेशानी चमकदार दिखाई देती है। अगर सीआईए के मंजे हुए किरदार मौजूद ना हों, सीआईए के वो मशाक, वो तजर्बाकार पुलिस अफसरान मौजूद ना हों, तो पुलिस को लेने के देने पड़ जाए। अगर ये नौजवान, ये रॉ मटेरियल जो इस वक्त काम कर रहा है, ये इस बेस पे काम कर रहा है कि सीआईए काम कर रही है। आप क्या समझते हैं कि जब किसी के पांव जलेंगे तो वो क्या उसके लिए ठंडी ठंडी बातें करेगा? पुलिस दो लोगों को डील करती है, एक हक पे होता है, एक गलती पे होता है। क्या मुमकिन है कि दोनों को राजी कर दिया जाए? जो हक पे होता है उसका काम हो जाता है, जब उसका काम हो जाता है तो वो सुकून से घर जाके सो जाता है। जबकि जो गलत है उसने उसका पूरा प्रचार करना होता है, उसने जाके अपनी सफाई भी पेश करनी होती है। वो 50 लोगों को जाके बताता है पुलिस विक गई, और जनाब मेरे को भी पैसे होते थे, मेरा ही काम सीधा हो जाना सी, हालांकि वो गलत होता है। क्या ज़हीरुद्दीन बाबर साहब जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद अपने महकमे से खुश हैं कि सर्विस के दौरान या सर्विस के बाद जिस किस्म की जो है वो आपको चीज़ें मुयस्सर रहीं या चीज़ें मिलती रहीं? मुझे कोई रिग्रेट नहीं है जी, मैं आपको ऑन ओथ ये बात कर रहा हूँ।
कि मुझे मेरे डिपार्टमेंट से कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, ना ड्यूरिंग सर्विस कोई शिकायत थी और ना ही आज कोई शिकायत है। मेरे रब का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज भी उसी इज्जत से, उसी वकार से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ जैसी कि ड्यूरिंग सर्विस थी। मेरा एहतराम करने वाले मेरे बच्चे, मेरे शागिर्द, मेरे तालिब इल्म मुझे अपना रूहानी बाप समझते हैं और अफसरान जो हैं वो एक्नॉलेज करते हैं सर्विसेज को। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, एक ही रिग्रेट है कि डॉक्टर उस्मान अनवर दे मतहत काम करने का मौका नहीं मिला। शहर के 84 थानों में से, लाहौर के 84 थानों में से आप मुतअद्दिद में एसएचओ रहे हैं, ज़्यादातर में रहे हैं अपने टेन्योर में। थाने का जो है वो सही तगड़ा बंदा मुहर्रर है कि एसएचओ है? क्योंकि कई जगह पे हमने देखा है कि एसएचओ को भी मुहर्रर के आगे जो है एज अ रिक्वेस्ट जो है वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो नलायक एसएचओ क्या हो सकता है? पुलिस अफसर अगर अपने काम को समझता हो और वो हो भी पुलिस अफसर तो मुहर्रर उसका मतहत है। एसएचओ की पॉलिसी होती है, ज़ाब्ता और पुलिस रूल्स ये एक लिखी पड़ी चीज़ है। बाकी थाने का जो माहौल है, थाने का जो सिस्टम है, वो एसएचओ की पॉलिसी होती है। हमने जहाँ भी एसएचओशिप की है, हमारे बाद आने वाले अफसर ने, मैं नाम लेना चाहूँगा कि जो कन्वे कर देते हैं, मुझे जिस ऑफिसर ने मेरे बाद तैनात हुआ है उसने कहा जी कमाल ही करता जी, तुझे थाना कंप्यूटर ते लाया है। इस वक्त एक डीपीओ हैं नासिर बाजवा, आप उनको टेलीफोन करके पता कर लें। मैं एसएचओ पुरानी नारकली था, वो मेरी जगह पे आके बतौर एसएचओ तैनात हुए। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा सर पहला थाना है जिस थाने में मैंने आके चार्ज लिया है तो यहाँ पे हर चीज़ कंप्यूटर पे चल रही है। आपने कैसा हर चीज़ को ऑटो पे लगाया हुआ है, क्या कमाल पॉलिसी थी आपकी। मेरे लिए वो गोल्ड मेडल था और ये गोल्ड मेडल होता है। पुलिस अफसर को अपना काम पूरा आना चाहिए, पुलिस अफसर नलायक ना हो। हाँ, नलायक जो होगा वो फिर तरले लेगा, क्योंकि मुहर्रर जो है वो पुराना खड़पैंच होता है, कारीगर होता है, वो फिर उससे मशवरे लेगा। कई एक पुलिस अफसर ऐसे हैं जो सिपाही के कहने पे चलते हैं। सिपाही आपका प्यादा है, आपका बाजू है, आपका वो हरावल दस्ता है, वो आपका गाइड नहीं है। सिपाही ने सिपाही का काम करना है, थानेदार ने थानेदार का काम करना है। हमने तो जी बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, बतौर एसएचओ अपनी पॉलिसी पे काम किया है, अपने मतहत को बिठा के सफ़ों पे। ये मेरा तो ये बाकायदा एक तरीकाकार होता था कि मैंने बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अपने थानेदार सफ़ों पे बिठाए होते थे और अपने सामने बिठा के उनसे मिसले मुकम्मल करवाता था। बहुत से एसएचओ जो है अकूबत खाने भी बना रख्ते हैं, उसका क्या मजबूरी है, वो हमने भी अपने आपने बनाए थे? जी बिल्कुल बनाए थे। क्या वो इस्तेमाल आपकी करते मजबूरी उसमें? होती है। इस्तेमाल कुछ नहीं करते। देखिए बात इस तरह से है कि आपके यहाँ चोरी हो जाती है तो पुलिस जब किसी को अरेस्ट कर लेती है तो रिकवरी हो सकती है? मुश्किल है, नामुमकिन है सर। कोर्ट में जब चला गया मुलजम तो फिर उसके बाद तो वो मतलब वो तो फिर अदालत का लाडला बच्चा होता है। अदालत तो उसका रिमांड देती है 2-2 दिन का, और उसको भी ये पता होता है कि अब तो जनाब मैं मतलब 2 दिन बाद आ गए, 2 दिन बाद मैंने गया। तो पुलिस को क्रिमिनल से रिकवरी करने के लिए उसको 4 दिन अपने पास रखना पड़ता है। लेकिन बहुत से फिर नाजायज लोगों को भी तो अपने पास रखना पड़ जाता है अक्सर, जिसके बाद ये वीडियोस है, भी आती हैं, ये है, वीडियोस भी आती हैं, वो ये से है, मामला था। ये है। मैं समझता हूं कि पुलिस को 90 दिन का रिमांड मिलना चाहिए। 90 दिन जी। तो सर जी 14 दिन के रिमांड में तो जो मुलजम है ना, गिरफ्तार होने के बाद वो आपकी खिलियां उड़ाता है। जब आप मुलजम को गिरफ्तार कर लेते हैं ना तो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा, बड़े पहलवान है ना, बड़े फनकार हैं, तो उसका 10 दिन का रिमांड कटवा लेंगे। 4 दिन फिर वो खा जाता है और उस 10 दिन में भी वो हथकड़ियाँ छनकाता है ऐसे ऐसे करके, अगर तगड़ा थानेदार नहीं है उसके सामने। वो पेशी पे जाता है तो वो ऐसे ऐसे अपनी हथकड़ी को खींच रहा होता है, सिपाही को अपने पीछे लगाया होता है उसने। क्रिमिनल उस वक्त तक
शिकंजे में है जब तक वो थानेदार के पास है। उसको भी पता है कि जिस दिन मैंने गिरफ्तार हो जाना ना, मेरी सजा खत्म है। जिस दिन मैंने गिरफ्तार हो जाना है, मेरी सजा खत्म है। और ज्यादातर पुलिस पे ये प्रेशराइज किया जाता है, पुलिस को मजबूर किया जाता है कि फौरी तौर पे गिरफ्तारी पाओ जनाब, गिरफ्तारी पाओ ताकि अगले घर जाए। आगे तो फिर मौज है, आगे तो फिर एक सिस्टम है, एक पैनल है जिसने उनकी बेलें करवा लेनी है और फिर उन्हें घर चले जाना है। क्रिमिनल की बचत पब्लिक से होती है, पब्लिक सुलह कर लेती है, पब्लिक एविडेंस नहीं देती, पब्लिक शनाख्त परेड के लिए नहीं जाती, उसका फ़ायदा क्रिमिनल को पहुंचता है। और ज़्यादातर क्रिमिनल जो हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के कामयाब हो जाते हैं। क्या ज़हीरुद्दीन बाबर साहब चाहेंगे कि उनका बेटा महकमा पुलिस में आए या पुलिस अफसर बने? अगर वो CSS कर जाता तो नूरी मखलूक में शामिल होने में मुझे कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन मैंने प्रेफर किया कि वो एक आज़ाद इंसानों वाली ज़िंदगी गुजारे, दूर के ढोल सोने आते हैं। अगर वो आपकी तरह एक ASI भर्ती होने की ख्वाहिश करता है, अगर आप चाहेंगे कि उसे नहीं जी, सवाल ही पैदा नहीं। इसकी क्या वजह? इसकी वजह यह है कि ये एक बहुत टफ काम है, दोनों ही शोबे। मैं किसी एक को नहीं कहूँगा। अगर आप फौजी ले लें तो जान हथेली पे है, अगर आप थानेदार ले लें तो इज्जत हथेली पे, तो इज्जत हथेली पे है। आपने बड़ी मुश्किल और बड़ा कठिन पुलसरात तय करके अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना होता है। मैं समझता हूं वो फूलों के हार का मुस्तहिक है जो पुलिस सर्विस मुकम्मल करके बाइज्जत तौर पे बीमारियों से बचा के घर पहुंच जाए। बाबर साहब बहुत शुक्रिया आपका। अपने इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत सी मालूमात जो हैं वो आपसे ली हैं। नाज़रीन, ज़हीरुद्दीन बाबर साहब हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने ना सिर्फ अंडरवर्ल्ड बल्कि लाहौर के माफियाज के बारे में जाना है, महकमा पुलिस के अंदर तक जो है वो चीज़ों के हालात के बारे में जाना है। लेकिन उन्होंने मशवरा ये दिया है कि अपने बच्चे को जो है वो कभी ये मशवरा नहीं देंगे कि वो जो है महकमा पुलिस का हिस्सा बने। अगर बनना है तो PSP क्लास का हिस्सा बने, क्योंकि उसी को जो है वो नूरी मखलूक कहा जाता है। आपका बहुत शुक्रिया। एक नए मौजू के साथ और एक नए मेहमान के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका।